तो आपने देखा होगा कि वो टाइम पे 2012 में मोदी जी का होलोग्राफिक जो टेक्नोलॉजी वाला प्रचार तो काफ़ी फेमस हुआ था कि मोदी जी नहीं थे लेकिन उनका होलोग्राफिक था और होलोग्राफिक के थ्रू से वो बड़ी बड़ी सभाएं संबोधित करते थे। तो मैं सौभाग्यवान था कि वो कैंपेन को लीड मैंने किया। तो कपिल पटेल साहब को बालिया मामा ने नहीं हराया। फिर किसने हराया? एक्चुअली देखा जाए तो अगर मैं अगर टेक्निकली बात करूँ तो टेक्निकली तो 3 चीज़ों पे ऊपर है। ठीक है, संतोष शेट्टी जो है चेहरा अच्छा है, दमदार कैंडिडेट है, बट यहाँ पे अगर जब सीट का निगोशिएशन हो रहा था तो शिंदे गट को ये सीट बीजेपी को देनी चाहिए थी यहाँ पे, और इसके बदले में कोई और सीट ले लेनी चाहिए थी। तो संतोष शेट्टी बीजेपी के सिंबल पे जब यहाँ लड़ते हैं तो ये माहौल आपको बहुत ज़बरदस्त दिखता, बहुत अलग दिखता। अगर रुपेश माथे एक इंडिपेंडेंट के रूप में लड़ते और महायुति का चाहे कोई भी कैंडिडेट होता, चाहे वो सेना का होता या बीजेपी के चेहरे पे सेना की सीट पे, और यहाँ पे रईस शेख होते, तो महाविकास आघाड़ी क्लियर था, क्योंकि कहीं ना कहीं रुपेश माथुर जो थे वो महायुति के ही वोट लेने वाले थे। कहीं ना कहीं एक यूनिटी दिखी, दोनों ने अच्छा चुनाव लड़ा। अन्ना ने कम टाइम के अंदर सेना को ऑर्गेनाइज करके दोनों में अमलगमेशन अच्छा कर किया, तो उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ वेल ही हुआ होगा। कई मुस्लिम मतदार अगर ज़्यादा है और हिंदू मतदार कम है तो वहाँ कम्युनल फैक्टर आ ही जाता है। तो इतना बड़ा जब जंग आ जाता है तो रिजल्ट्स एक तरफा होने के चांसेस ब्राइट होते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा में, आपने मेरे को पूछा था, लोकसभा के अंदर भिवंडी पूर्व और भिवंडी पश्चिम में जो कभी 15 से 20 हज़ार ईच यानी 30-35 हज़ार के ऊपर लीड नहीं लेता था, वो इस बार यहाँ पे लाख वोट गिरे। आपने देखा होगा कि बहुत टाइम के बाद में भिवंडी के मुद्दे उठाने वाला एक आमदार जो विधानसभा में देखने मिला, मतलब कोई भी पार्टी का हो, लेकिन लोग देख रहे थे कि वो भिवंडी के मुद्दे उठा रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों में इन्फ्लुएंस था। 81,000 के अंदर मैंने बाकी 2 कैंडिडेट के बारे में भी बात की थी जो इच्छुक थे, सुभाष माने और रुपेश माथुर जी। सब ने मिलजुल के अगर काम किया होता, काम किया है, तो इसमें अच्छे खासे वोट मिल सकते उनको। लेकिन रईस शेख ने हिंदू बूथों पे भी अच्छा इन्फ्लुएंस है। मिसाल के तौर पे जो ग्रामीण पट्टा है, गोरसई, निम्बोली, भिनार, पोगांव, चाविंद्रा, यहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ है, तो ये बूथों पे भी वो वोट लेते हुए दिख रहे हैं। तो ठीक है, पोल्स जो आएंगे, बट कंफर्टेबली मुझे लग रहा है साइकिल यहाँ पे निकल रही है। कितना परसेंटेज, बाय हाउ मेनी परसेंटेज? 6 से 10 हज़ार के बीच में तो वोट के आसाम से दिख रही है। रशीद ताहिर एक टाइम के एमएलए बने हुए थे करके, और वो भी एक ऐसा चेहरा है जो हिंदू के वोट्स भी लेते करके। विलास पाटिल साहब जो यहाँ पे 3 टाइम मेयर थे, एक टाइम वो थे, 2 टाइम उनकी मिसेस थी, और प्लस यहाँ का काफ़ी चर्चित नाम है कि लोगों में फेमस है कि एकदम वो अपनी लार्जर देन लाइफ विजन के लिए वो फेमस थे। तो जब लोकल नाम फेमस होते हैं ना तो फाइट भी टफ होती है, तो उनके साथ वोट बैंक भी पूरी जाती है। तो कांग्रेस की जो वोट बैंक है ना इस बार बिखरी हुई दिखी। अगर वो ये 2 नाम के साथ जाते तो शायद बीजेपी के लिए ये जो कड़ी टक्कर हो जाती अभी। लेकिन दयानंद चोरगे तो वो एक कंपटीशन नहीं है सर मैं गिनता भी नहीं हूँ। नहीं गिनते? उसके बाद कौन सी पार्टी? मैं दयानंद चोरगे को अलायंस के रूप में देख रहा हूँ, यानी कि दयानंद चोरगे प्लस एमआईएम, यानी कांग्रेस प्लस एमआईएम प्लस समाजवादी, ये 3 मिला के एक गुट। 1-to-1 फाइट ईस्ट में थी ना, तो 1-to-1 फाइट वेस्ट में भी है। हाँ, यहाँ पे एकदम क्लियर फाइट है बीजेपी वर्सेस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में। महेश शोगुले वर्सेस विलास पाटिल, इन दोनों के बीच में ही फाइट है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द है ये विलास पाटिल को रोकने के लिए है। आज आप बीजेपी देखोगे तो कमल फिक्स है, कांग्रेस बोले तो पंजा फिक्स है यहाँ पे, और उनका कोई फिक्स चिन्ह नहीं है, कभी बैट था तो कभी टीवी था। तो ये माहौल में आप देखोगे कि आप जब न्यूज़ कवर करने कहीं कहीं जाओगे, ये वॉर शुरू होता है कटई से और एंड होता है अंजूर फाटा पे। यहाँ पे कटई से लेके अंजूर फाटा तक यही 2 पार्टी थी जिसके हर कोने में झंडे दिख रहे थे, बैनर्स दिख रहे थे, हर एक कोनों में उनकी रैलियाँ दिख रही थी। ऑन रोड जो एक्टिविटीज़ थी उनमें उनके हर तरह के प्रचार साहित्य भी दिख रहे थे। उस हिसाब से न समाजवादी का दिखा, न कांग्रेस का दिखा, न एआईएम का दिखा यहाँ पे। तो घर घर तक चिन्ह जो है विलास पाटिल ने अपना पहुँचा दिया, मतलब हर बूथ पे उनको वोट मिला हुआ है। आप जब काउंट वाइज डेटा आएगा आप देख लेना, कहीं पे भी 0 फिगर नहीं दिखेगा आपको, हर बूथ पे वो चले।
कोई भी कैंडिडेट जब हर बूथ पे चलता है, जैसे बाले मामा थे वो हर बूथ पे चले थे, जो भी कैंडिडेट हर बूथ पे चलता है ना, वो अपनी सामने वाली पार्टी चाहे वो कोई भी हो, वो उसके लिए एक थ्रेट निर्माण कर ही देता है अपने आप पे। यहाँ पे कि माहड़ा के अंदर जो विलासर पाटिल का गढ़ था, वहाँ पे एक औरत आती है और उनको बैड वर्ड यूज़ करती है, बोलते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई करके। और ये सब चीज़ कब होती है पता है क्या, कि हिंदुओं के अंदर वोट खाने वाले 3 कैंडिडेट हो जाते हैं, मुस्लिम्स के वोट खाने वाले 4-5 कैंडिडेट हो जाते हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट ऐसा ही डाइसी हो जाता है। तो हम प्रोबेबली विन के चांसेस के ऊपर हम जाएंगे। कामतगढ़ चंदनबाग एरिया था, वहाँ पे साइनादार पवार थे, साइनादार पवार के वहाँ पे साइनादार पवार खुद बैठे थे और वहाँ जो है वो टीवी चल रही थी। सेम चीज़ भंडारी में देखने में आ रहा था, भंडारी कंपाउंड के अंदर जो था वहाँ पे टीवी चल रही थी। 1 नंबर और 6 नंबर विलास पाटिल साहब का खुद का ही था वहाँ पे, तो वहाँ पे भी पॉकेट्स में टीवी चल रही थी यहाँ पे। अब आपने देखा होगा कि कल कुछ लोगों ने फटाके बजा दिए, वहाँ से भी 2000 वोट विलास पाटिल ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग पार्टी बीजेपी है ना, उनको वो खतरा है। तो वो चीज़ अगर देखते हैं ना घर पे, तो पूरा मिक्स रिजल्ट आता है। तो एडवांटेज है ये 2 या 3% के ऊपर, बहुत क्लोज फाइट है। तो फाइट है ये 1-1 ही फाइट है, बीजेपी वर्सेस इंडिपेंडेंट, महेश चौगुले वर्सेस विलास आर पाटिल। और कहीं ना कहीं एडवांटेज मुझे लग रहा है कि विलास आर की तरफ है। लाइफ इन भिवंडी के इस पॉलिटिकल पॉडकास्ट पे आप सभी का वेलकम है दोस्तों। आज हम हाजिर हैं विधानसभा इलेक्शंस की पोलिंग के बाद। हमारे साथ मौजूद है एक भिवंडी के बड़े फेमस सेपोलॉजिस्ट मिस्टर पराग मेहता। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? ऑल वेल। पहले तो ये बताइए कि सर ये सेपोलॉजिस्ट होता क्या है? सेफोलॉजिस्ट यानी कि अगर देखा जाए तो अगर लोकल भाषा में करूँ तो ज्योतिषी बोलते हैं उसको, ज्योतिषी। हाँ। और अगर टेक्निकल लैंग्वेज में करें तो ये एक साइंस है। बहुत सारे डेटा एनालाइज करने के बाद में जो रिजल्ट्स आता है फाइनली, वो रिजल्ट्स को जो एनालिस करता है उसको सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र के अंदर जिस पे हम आज बात करने वाले 288 सीट है, तो 288 सीट के ऊपर जो एग्जिट पोल जो लोगों से एनालिस करके निकालते हैं, तो जो का सैंपल साइज होता है वो कुछ हजारों में होता है। यानी कि करोड़ों की जो वोटिंग होती है उसका सैंपल साइज होता है वो कुछ हजारों में होता है। तो वो हजारों के अंदर से हम लोग पहले तो वोट परसेंटेज निकालते हैं कि किस पार्टी को कितने वोट परसेंटेज मिलते हैं। फिर वो परसेंटेज के बेस के ऊपर फिर हम सीट अलॉट करते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलती है, कि महाराष्ट्र में बीजेपी को इतनी जाएगी, बीजेपी की जो अलायंस है सिंडिकेट है उनको कितनी सीट जाएगी, फिर वो बाइफरगेट करते हैं। तो ये जो पूरा स्टडी है, प्रोसेस है, इसको सेफोलॉजी बोलती है। और वो जो करता है उसको सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं, पॉलिटिकल ज्योतिषी बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो सर आपके इंट्रोडक्शन की जब बात आती है, आपके नाम काफ़ी सारे फाउंडेशंस में भी आता है। आप नरेंद्र मोदी फाउंडेशन के फाउंडर है, और भी फाउंडेशंस आपके हैं, आपने काम किया ऐसा सुना है, तो उसके बारे में एक शॉर्ट ब्रीफिंग दीजिए हमें। एक्चुअली फाउंडेशन के बारे में कहूँ तो ये नरेंद्र मोदी फाउंडेशन है जिसकी मैंने 2006 में शुरुआत की थी। आप अगर शॉर्ट में मैं कहूँ तो इतना बोल सकता हूँ कि एक टाइम जब 2014 में एक बहुत सुनने में आता कि मोदी सुनामी, मोदी की लहर, तो जो वो लहर थी वो कहीं ना कहीं उसकी एक छोटी सी जो लहर है वो भिवंडी से स्टार्ट हुई थी। ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ, क्योंकि 2006 में किसी ने सोचा नहीं था कि मोदी फॉर पीएम का कोई ड्रीम देख सकता है, जो मैंने शुरुआत की थी। और वो इसके लिए था कि जब 2002 के अंदर जब मोदी जी सीएम बने थे, उसके बाद में 2003 के अंदर उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात करके एक समिट किया था इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने के लिए। और उसके बाद में जो डेवलपमेंट मैंने खुद गुजरात के अंदर देखी तो मैं थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो गया था। तो तभी से सोचा था कि ये एक आदमी है जो इंडिया को बहुत आगे लेके जा सकता है, ग्लोबल स्टेज के ऊपर इंडिया की जो पहचान है वो मजबूत कर सकता है। तो तब से मैंने सोचा था कि एक आध ऐसा फाउंडेशन बनाया जाए, तो नरेंद्र मोदी फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी। और भिवंडी में मैं ही एकलौता था। जब भी मैंने इसका प्रोपोगंडा शुरू किया था तो काफ़ी लोग मुझे रोकते थे कि भाई ये गुजरात का सीएम है, तू महाराष्ट्र में क्यों लगाता है, कैसे उसको तब मैं उनको बोलता था कि आज आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, बट यही वो शख्स हो गए जो आगे जाके देश की कमान संभाल लेंगे। मतलब आपने 2006 में ही प्रेडिक्ट कर लिया? यस डेफिनेटली यहाँ पे कर दी थी। तो क्या वो आपके करियर का भी स्टार्टिंग पॉइंट था एज अ सेपोलॉजिस्ट? सेफोलॉजिस्ट मेरे करियर के अंदर मिड टाइम के बाद में आया।
एक्चुअली अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरा एजुकेशन बीकॉम था। बीकॉम के बाद में एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। एडवर्टाइजिंग। हाँ, तो आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए मैंने एमबीए किया और मार्केटिंग के अंदर उसको स्पेशलाइज किया मैंने। तो जब भी मैं एमबीए कर रहा था और प्रोजेक्ट की तरफ से जब देख रहा था तो एडवर्टाइजिंग के अंदर मुझे पॉलिटिकल कैंपेन ज़्यादा पसंद आते थे, तो कहीं ना कहीं वो इंस्पायर था। तो शुरुआत तो मैंने टेलीकॉम बिजनेस से की। टेलीकॉम बिजनेस? हाँ, भिवंडी के अंदर एयरटेल का मेरा स्टोर है, साथ ही एयरटेल पेमेंट बैंक का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो टेलीकॉम की शुरुआत की थी। अब बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आपने एमबीए किया तो आपने जॉब क्यों किया? तो मेरा एक सिंपल सा, एक गुजराती हूँ तो वो बोलते हैं बिजनेस ब्लड में रहता है। तो मैंने सोचा था कि कोई बड़ी कंपनी का छोटा आदमी बनूँ, उससे अच्छा अपनी कोई छोटी कंपनी करके उसका बड़ा आदमी बनूंगा। तो ये प्रोसेस के साथ में मैंने एक ध्वनि कम्युनिकेशन करके अपना ब्रांड शुरू किया। तो ये शुरू करने के साथ साथ में 2006 में मैंने, जैसे मैंने आपको कहा कि मोदी जी से इंस्पायर्ड हुआ। 2012 के अंदर जैसे मैं पॉलिटिकली ये जो कैंपेन्स वगैरह में इंटरेस्ट ले रहा था और थोड़ा सा उसमें अपना काम दिखा रहा था, तो प्रशांत किशोर से मेरी मुलाकात हुई। और वो भी एक थ्रू से, एक सोम्या करके एक मेरी फ्रेंड है, उनके थ्रू से हुआ। तो गुजरात इलेक्शन चला था विधानसभा का। तो गुजरात इलेक्शंस के अंदर प्रशांत किशोर ने एक ग्रुप बनाया था, जो आपने 2014 के इलेक्शन में सुना होगा, CAG, सिटीजनशिप अकाउंट गवर्नेंस का। तो वो ग्रुप का मैं मेंबर बना। वो ग्रुप जो था वो मोदी जी का जो कैंपेन था 2012 के अंदर विधानसभा का, वो लीड कर रहा था। तो आपने देखा होगा कि वो टाइम पे 2012 में मोदी जी का होलोग्राफिक जो टेक्नोलॉजी वाला प्रचार तो काफ़ी फेमस हुआ था कि मोदी जी नहीं थे लेकिन उनका होलोग्राफिक था, और होलोग्राफिक के थ्रू से वो बड़ी बड़ी सभाएं संबोधित करते थे। तो मैं सौभाग्यवान था कि वो कैंपेन को लीड मैंने किया। तो गाँव के गाँव जहाँ पे 500, 1000, 1200 की संख्या थी, ऐसे गाँव के गाँव में मोदी जी तो पहुँच नहीं सकते, तो हम होलोग्राफिक के थ्रू से मोदी जी की वहाँ पे सभा करते थे। तो इस थ्रू से पॉलिटिकल आप बोलोगे कि मेरी शुरुआत हुई कि मैंने जैसे बड़े बड़े कैंपेन लीड करने लगा। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हुए। धीरे धीरे एक सपोर्टिंग मेंबर से मैं कोर टीम का मेंबर बना, और प्रशांत किशोर के साथ में 2014 में मैंने मोदी जी के इलेक्शंस को लीड किया। और लीड करने के बाद में अपर लेवल के मैनेजमेंट में आ गया। उसी बीच में 2012 के अंदर विधानसभा चुनाव के बाद में भिवंडी के अंदर म्यूनसिपालिटी इलेक्शंस हुए थे, कॉर्पोरेशन इलेक्शन। तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन के अंदर अभी विलास पाटिल जी से मेरे काफ़ी अच्छे संबंध है, और वो देखते थे कि मैं कुछ थोड़ा सा अपना काम करता हूँ करके। तो 2012 में उनके इलेक्शन का कैंपेन उन्होंने मुझे दिया था, 2012। हाँ, तो भिवंडी के अंदर जो सबसे पहला जो ब्रेक था मेरा, वो विलास पाटिल ने मुझे दिया था 2012 के बाद। तो जब पाटिल साहब की सोच हमेशा लाजवाब लाइव रहती थी, तो जब मैंने अपना कैंपेन का प्लान उनको बताया, तो बोला यार मैंने तेरे को रखा है, तो तू ऐसा लोकल प्लान लेके आएगा तो नहीं, मुझे कुछ अच्छा लार्जर देन लाइफ चाहिए। हाँ। तो वो टाइम पे हमने LED डिजिटल प्रोसेस में, जैसे आप ऐप्स ले लो, टेलीकॉम ले लो, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी को हमने इसको इंक्लूड किया, क्योंकि अब तक जो प्रचार में था वो बैनर और रिक्शा अनाउंसमेंट, पोस्टर बाजी, यही होता, डिजिटलाइज नहीं होता था, सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं। तो 2012 के अंदर हमने आधा जो प्रोसेस था वो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल और आधा डिजिटल पे किया था, जो भिवंडी में काफ़ी चर्चे में रहा था। तो पॉलिटिकल मेरा भिवंडी के अंदर जो ब्रेक था वो उन्होंने मुझे दिलाया था। तो ये काफ़ी फिर जर्नी शुरू हुई। तो फिर 2014 में प्रशांत किशोर के साथ में मोदी जी के साथ किया। फिर 15 का ऐसा दौर आया कि प्रशांत किशोर ने मोदी जी को छोड़ दिया, तो वो CAG टूट गया। तो प्रशांत किशोर ने IPEC नाम की कंपनी बनाई, मुझे कॉल किया था, बट हम पहले से ही मोदी जी के साथ थे करके। तो फिर मैंने वो छोड़ के फिर मैंने IT सेल्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो 2019 का इलेक्शंस भी मैंने बीजेपी के लिए जो है काम किया, और स्टेट वाइज इलेक्शंस में मैं काफ़ी अपनी सर्विसेज देता ही रहता हूँ। जैसे जम्मू कश्मीर में दिया, बिहार का दिया, पंजाब का दिया, गुजरात का दिया, यहाँ पे इलेक्शंस में मैं जाता रहता हूँ। तो ये एक करियर का पार्ट तब से शुरू हो गया। फिर 2020 के बाद में मैंने सोचा कि थोड़ा सेफोलॉजी के अंदर जाया जाए, क्योंकि एग्जिट पोल कंडक्ट कर रहा था मैं, तो फिर उसके अंदर से मैंने ये सेफोलॉजी की शुरुआत भी की। राइट सर, बहुत वास्ट जर्नी है आपकी ये पॉलिटिकल, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लगते हैं। तो भिवंडी में जैसा आपका इंट्रोडक्शन तो विलास पाटिल सर ने करवा दिया 2012 में। भिवंडी का आपने रिसेंट एक सेपोलॉजिकल स्टडी किया था लोकसभा इलेक्शंस का, उसके बारे में बताइए ना कि वो कितना एक्यूरेट था आपके अकॉर्डिंग।
अगर आप एक्यूरेसी की बात करोगे तो मैं स्ट्राइक रेट बताऊंगा 90% के ऊपर था। 90% के ऊपर? हाँ, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने कहा था कि शायद बीजेपी ये जो सीट है वो लूज कर सकती है, तो मैंने 3% के आसपास में यानी 36,000 के आसपास में मैंने ये सीट को माइनस में दिखाया था, यानी कि यहाँ स्ट्रगल है, माइनस वालों को स्ट्रगल है, और जो एक्चुअल रिजल्ट है वो 66 का। तो आप कभी भी सेफोलॉजी देखते हो या तो कोई भी एग्जिट पोल आप देखते हो तो वो प्लस माइनस 2 या 3% का एरर रखता है, एरर ऑफ मार्जिन रहता ही है। एरर ऑफ मार्जिन रहता है। तो आप एरर ऑफ मार्जिन करोगे तो मैं बहुत इसके क्लोज में पहुंचता हूँ। और आप अगर पुराने डेटा आपके पास रहेंगे, मैंने एक वीडियो भी डाला था, उसके अंदर मैंने स्क्रीनशॉट भी था, वो चाहिए तो मैं आपको अभी भी शेयर करूंगा। आप अगर 6 की 6 विधानसभा में एनसीपी को और कपिल पटेल साहब को जो वोट्स मिले थे वो भी मैंने बताए थे कि इससे आसपास मिलेंगे, अगर आप वो टैली करोगे तो बहुत नियर बाय थे यहाँ पे। ओके, तो सर ये जैसे रीजन हारने का अगर लोकसभा इलेक्शन में बताया जाए बीजेपी का भिवंडी में, तो क्या वो महाविकास आघाड़ी ही है कि कुछ और रीजन है? देखिए, सबसे पहले महाविकास आघाड़ी फैक्टर तो था ही, क्योंकि संविधान खतरे में है, ये एक्चुअली हो गया था। 2 टाइम की एंटी इनकम्बेंसी थी, इसके ये भी था, बट ये कोर रीजन नहीं था। अगर मैं कपिल पाटिल साहब की अगर मैं बात करूं तो ये कोर रीजन नहीं था, यानी अगर सीधी टर्म में मैं बात करूं तो कपिल पाटिल साहब को बालिया मामा ने नहीं हराया। तो फिर किसने हराया? एक्चुअली देखा जाए तो अगर मैं अगर टेक्निकली बात करूं तो 3 चीज़ों पे ऊपर है। एक तो जो चुनाव प्रबंधन थे जो मैं करता हूं, इलेक्शन मैनेजमेंट जो है, कहीं ना कहीं उनसे चूक हो गई थी। नियर अबाउट मतलब जिस हिसाब से उन्होंने कैंपेन प्लान किया वो ज़मीनी तौर पे दिख नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं वो था। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था कि उन्होंने करोड़ों की निधि लाई थी, 36,000 करोड़ जो बता रहे थे, तो 36,000 करोड़ के आंकड़े को लोगों तक वो बाइफरगेट करने में जो उनकी टीम थी, चाहे वो पीआर टीम हो, सोशल मीडिया टीम हो, वो टीम कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई नहीं कर पाई कि काम तो कर दिया था लेकिन वो काम को दिखा नहीं पाए कि ये इतने इतने हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लोग मेट्रो का क्रेडिट लेते हैं, पार्टी लेती है कि हमने मेट्रो लाई, बीजेपी पार्टी क्रेडिट ले सकती है, बट फंड्स किसने लाया? कपिल पटेल साहब ने, यानी उनके इनिशिएटिव से हुआ करके। यहाँ पे आज रोड का क्रेडिट हर कोई ले रहा है कि भिवंडी के अंदर 52 रास्ते बनने रहे, जो भी है करके बीजेपी क्रेडिट ले सकती है उसका, बट कौन था उसके जिम्मेदार? कपिल पटेल साहब थे। तो निधि वो लाए यहाँ पे, बट वो निधि को एक्सप्लोर करने में कहीं ना कहीं उनकी जो टीम थी वो कमजोर रह गई। और तीसरा अगर मैं कहूँगा कि देखो, बीजेपी एक ऑर्गेनाइज पार्टी है, उनका स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। जब एक ऑर्गेनाइज पार्टी के पास इतना पन्ना प्रमुख से लेके शक्ति केंद्र प्रमुख और ये सब का एक प्रोसेस है, मतलब उनका एक सेगमेंट है। कल्याण पश्चिम की अगर मैं बात करूँ, मैं एक एग्जांपल के साथ बात करता हूँ, वहाँ 75,000 नाम डिलीट होते हैं, डिलीट हो गए थे। कल्याण पश्चिम के अंदर 75,000 नाम डिलीट हो गए थे। इतना बड़ा नाम डिलीट होता है और पार्टी को खबर नहीं होती, मतलब कोई एक्शंस नहीं होता। जब मैं एग्जिट पोल कंडक्ट कर रहा था लोकसभा के टाइम पे, तो जो मैं बूथ टू बूथ जा रहा था तो मैं देख रहा था कि देखो, आपने देखा होगा बूथ के बाहर हर पार्टी अपने टेबल्स लगाती है। जो बीजेपी के टेबल्स थे वहां पे सबसे ज्यादा भीड़ थी, और मैं देख रहा था कि वो लोग झगड़ा कर रहे हैं कि हमारा नाम कट गया। कुछ लोग अपनी पुराने इलेक्शंस की पर्ची लाके दिखाते थे कि हमारा नाम था तो अब क्यों कट गया करके। तो वो जो भीड़ थी वो बीजेपी के टेबल पे दिख रही थी। तो जब हमने कुछ लोगों से बात की तो बताते देखो वो हमारी सोसाइटी गायब हो गई। तो वो आंकड़ा बहुत बड़ा था। वो एक तो कपिल पटेल साहब को जो लीड मिली, अगर कुछ इस पे कॉन्क्रीट वर्क किया होता तो लीड और बढ़ जाती वहां पे। तो भिवंडी में भी सेम था, नाम बहुत डिलीट हो गए करके। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें थी जो महाविकास आघाड़ी का फैक्टर था उससे ज्यादा थी। अगर ये तीनों चीजों पे अगर काम किया जाता तो शायद एक टफ फाइट होती, एक नेक टू नेक होता था। तो ये एक चीज थी आने की। तो सर, अभी भिवंडी के विधानसभा इलेक्शंस के बारे में बात की जाए तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हमारे भिवंडी में, एक वेस्ट है और एक ईस्ट है। चलिए पहले ईस्ट की बात करते हैं। ऐसा पब्लिक इमोशन देखने को मिला हमको ये इलेक्शंस में कि एक 1-to-1 डायरेक्ट फाइट है बिटवीन समाजवादी एंड शिवसेना, बिटवीन रईस शेख एंड संतोष शेट्टी। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये 1-to-1 फाइट ऐसा बोला जाए तो हो सकती है, बट इसके बहुत सारे पैरामीटर भी है। देखिए, अगर ग्राउंड लेवल पे अगर बात करूँ तो मैं 335 बूथ है यहाँ पे जो अभी हुए ईस्ट में। हाँ, ईस्ट में
तो ये इलेक्शन में 335 हुए, लेकिन पहले वो 288 थे लास्ट इलेक्शन में। तो मैं बूथ वाइज अगर मैं कहूँ तो नियर अबाउट 122 बूथों पे शिवसेना का पावर था। हाँ, यानी कि ये अनडिवाइडेड शिवसेना की बात कर रहा हूँ कि जब वो उद्धव ठाकरे गुट की थी, अब डिवाइड हो गई, लेकिन डिवाइड होने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक शिंदे गट में आ गए। तो ग्राउंड पर अगर आप पावर देखोगे तो सेना का पावर यहाँ ज़्यादा था। अगर आप वेस्ट की बात करोगे तो वेस्ट में बीजेपी का पावर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ सेना का पावर ज़्यादा था। तो यहाँ पे सेना की वोट बैंक ज़्यादा है, बट चेहरा बीजेपी का है कहीं पे कहीं। तो पहले आपने देखा था कि बहुत सारे सेना से नाम आते थे, मिसाल के तौर पे सुभाष माने जी का नाम आ रहा था, देवानंद थले का नाम आ रहा था, कभी कभार ये मदन बुआ साहब के जो लड़के थे उनका भी नाम आया था। तो ऐसे नाम थे, कैंडिडेट थे उनके पास में। बीजेपी की तरफ से संतोष अन्ना का नाम आ रहा था, फिर बीच में एक और नाम आ गया सुमित पाटिल का कि ये सब थे। तो लोग कंफ्यूज थे कि आखिर टिकट किसको जाएगी। फिर बीच में अचानक से देखा था कि सुमित पाटिल जी, जैसे मैं आप बता रहा हूँ कि हम लोग जब सर्वे करते थे तो सुमित पाटिल जी का क्लियर स्टैंड था कि उन्होंने टिकट तो मांगी नहीं है, लेकिन चर्चा हो रही है। तो उनका जो स्टैंड था क्लियर था कि सेना की यहाँ वोट बैंक होने के कारण जो सबसे पहला जो दावा होता है वो सेना के ही लोकल कैंडिडेट का होना चाहिए, प्रेफरेंस उनको होना चाहिए। अगर शिवसेना के पास कैंडिडेट नहीं है और फिर बीजेपी को जाता है, तो बीजेपी में सीनियर लीडर्स काफ़ी है, तो सबसे पहले उनको चांस जाता है। अगर वो नहीं है तो फिर आखिरी ऑप्शन में मैं आता हूँ, आखिरी ऑप्शन मेरे को रखो। तो अगर पार्टी बोलेगी तो मैं लड़ूंगा, लेकिन सबसे पहला जो है मौका वो जो शिवसेना का लोकल लीडर है उसको जाना चाहिए। तो और आप देखोगे तो एक नहीं, 3-3 4-4 लोग लाइन में थे वहाँ पे। तो जब 3-3 4-4 लोग लाइन में होते हैं, पब्लिक के इमोशंस ऑलरेडी स्टेबल हो जाते हैं कि भाई इस बार जो है ये 3 में से कोई कैंडिडेट रहेगा और सेना का ही जो है वो आमदार का कैंडिडेट बनेगा। सडनली हो जाता है कि बीजेपी का एक चेहरा जो है वो आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पहले पब्लिक इमोशंस की जो आपने बात की थी वो कहीं ना कहीं हर्ट होता है कि ये क्या हो गया। तो पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, संतोष शेट्टी जो है चेहरा अच्छा है, दमदार कैंडिडेट है, बट यहाँ पे अगर जब सीट का निगोशिएशन हो रहा था तो शिंदे गट को ये सीट बीजेपी को देनी चाहिए थी यहाँ पे, और इसके बदले में कोई और सीट ले लेनी चाहिए थी। तो संतोष शेट्टी बीजेपी के सिंबल पे जब यहाँ लड़ते हैं तो ये माहौल आपको बहुत जबरदस्त दिखता, बहुत अलग दिखता। वैसा ही अगर सुभाष माने शिवसेना के सिंबल पे यहाँ पे लड़ते तो इलेक्शन का माहौल कुछ और था यहाँ पे। अब इसमें एक और एंगल में पॉलिटिकल आपको जोड़ता हूँ जो आपने मेंशन नहीं किया कि स्टार्टिंग में जब नॉमिनेशन फील हुआ था तब रुपेश मात्रे जी ने भी यहाँ पे फॉर्म भरा था, एक इंडिपेंडेंट था, क्योंकि उनका स्टैंड क्लियर ही था कि महाविकास आघाड़ी को टिकट गया तो यहाँ पे ऑलरेडी जो रनिंग आमदार उसको ही मिलेगा, और वो भी महाविकास आघाड़ी के एक पक्ष है तो उनको टिकट मिलने से रहा, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट भरा था। लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट विड्रॉ किया और नेक्स्ट डे उनका निलंबन हो गया। अब निलंबन के ऊपर तो कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, पॉलिटिकली समझा जा सकता है। लेकिन अगर रुपेश मात्रे एक इंडिपेंडेंट के रूप में लड़ते हैं और महायुति का चाहे कोई भी कैंडिडेट होता, चाहे वो सेना का होता या बीजेपी के चेहरे पे सेना की सीट पे, और यहाँ पे रईस शेख होते, तो महाविकास आघाड़ी क्लियर था, क्योंकि कहीं ना कहीं रुपेश मात्रे जो थे वो महायुति के ही वोट लेने वाले थे। लेकिन उन्होंने विड्रॉ किया और महाविकास आघाड़ी ने उनको, उद्धव ठाकरे जी ने उनको निलंबन कर दिया। ये थोड़ा सा एक अजीब लग रहा है। दूसरा, 1-to-1 आप फाइट बोल रहे हो, देखिए 1-to-1 फाइट कब होती है कि जब दोनों पार्टी के नेता एक डायरेक्शन में काम करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि एक तरफ रईस शेख है, दूसरी तरफ शिवसेना से अन्ना है, और ये दोनों के बीच में दो लोग ऐसे लोग हैं जो भावी आमदार के रूप में सपने देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उनके साथ में एक बोलते ना कि उनको पीछे कर दिया गया या कहीं ना कहीं उनको रोक दिया गया। तो दो इच्छुक उम्मीदवार जो थे जिनको टिकट नहीं मिला वो भी है इसमें। तो दो एंगल आप दिखा नहीं रहे हो। ये कौन दो लोग हैं? ये दो लोग में एक आप अगर देखोगे तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो अभी शिवसेना में ज्वाइन किए रुपेश मात्रे, और दूसरे सुभाष माने, तो कहीं ना कहीं वो इच्छुक उम्मीदवार भी थे। वो कितना भी दमखम लगा दे, उनके जो कोर वोटर है वो कितने ईमानदारी से काम किए होंगे ये आपको तो 23 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन हम
सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक यूनिटी दिखी, दोनों ने अच्छा चुनाव लड़ा। अन्ना ने कम टाइम के अंदर सेना को ऑर्गेनाइज करके दोनों में अमल कमीशन अच्छा कर किया, तो उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ वेल ही हुआ होगा। लेकिन जो एग्जिट पोल पे हम रिजल्ट करेंगे वो कहीं ना कहीं उसके विपरीत पे जाएंगे। अच्छा सर, एग्जिट पोल पे आने से पहले यहाँ के इसमें एक इमोशन भी फील हो रहा है कि धर्म की राजनीति हो रही है, लाइक बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदू कैंडिडेट ऐसा हो रहा है, तो ऐसा एक इमोशन फील होने को मिल रहा है। क्या ये जस्टिफाइड है कि डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन चल रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले देश में इलेक्शन जब भी आता है तो एक जो कॉमन सिटीजन्स होता है वो यही चाहता है कि इलेक्शंस होता है वो डेवलपमेंट पे ही हो। इवन मैं भी खुद हूँ या आप भी खुद हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी मजहब का हो, वो डेवलपमेंट के ऊपर ही इलेक्शंस एक्सपेक्ट करता है और डेवलपमेंट के ऊपर ही इलेक्शन लड़ना चाहिए। बट इंडिया ऐसा देश है कि जहाँ इलेक्शन बात आती है तो सबसे पहले जाति के ऊपर कैलकुलेशन शुरू हो जाते हैं और उसके हिसाब से कौन सी जाति का कैंडिडेट है उसके ऊपर निर्भर करता है कि अगर मुस्लिम बहुमत है तो वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट को डालते हैं, अगर कोई ब्राह्मण है तो वहाँ पे ब्राह्मण। आपने यूपी में देखा होगा कि जहाँ ब्राह्मण है वहाँ ब्राह्मण को देते हैं, जहाँ दलित है वहाँ दलित को देते हैं, जहाँ पे ओबीसी है वहाँ ओबीसी को देते हैं, क्योंकि वो जाति के ऊपर से वोट बैंक को टारगेट करके फिर वो जातिगत इलेक्शंस हो जाता है। आप देखोगे कि लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे बिहार के अंदर से जातिगत सेंसस, हमारा सेंसस होता है 2011 में हो गया तो उसके बाद नहीं हुआ, तो सेंसस होता है कॉमन पे होता है, लेकिन बिहार से एक मांग उठी कि इसको आप जातिगत के ऊपर बाइफरगेट करो, कास्ट के बेसिस और कास्ट के बेसिस के ऊपर आप पूरे इंडिया में उसकी डिमांड होने लगी। तो कहीं ना कहीं ये सही बात नहीं है, डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव होना चाहिए। बट आज भी जाति भारी है और जहाँ पे भी कई मुस्लिम मतदार अगर ज़्यादा है और हिंदू मतदार कम है तो वहाँ कम्युनल फैक्टर आ ही जाता है। तो ये कम्युनल फैक्टर यहाँ ईस्ट में है। और दूसरा जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो लेके आते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको कहूँ कि कम्युनल फैक्टर कहाँ पे आता है। 2019 के अंदर जब रईस शेख ने प्रचार शुरू किया था तो उनकी रैली में आपने देखा होगा उमर खालिद आया था। राइट। उमर खालिद पूरे देश जानते हैं कि इंडिया तेरे टुकड़े होंगे गैंग का मेंबर था। आज की डेट में वो जेल में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के एक्ट के अंदर है और 2020 के बाद में उसकी जमानत भी नहीं हुई। तो एक तो उसको प्रचार में लेके आया तो मामला कम्युनल अपने आप ही हो जाता है। दूसरा, थोड़े टाइम पहले उनकी बेल की जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट होती है तो रईस शेख उस पर ट्वीट करते हैं, मतलब एक उदासीनता दिखाते कि कानून देखो क्या है, इनजस्टिस हो रहा है उमर खालिद के साथ में। आप एक तरफ कानून की बात करते हो कि हम कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, जैसे संविधान महाविकास आघाड़ी की आपने बात की थी कि संविधान खतरे में है और संविधान की कॉपी लेके सब लोग घूम रहे थे। संविधान को मानने वाले संविधान के साथ बना हुआ सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर बेल अगर रिजेक्ट होती है तो आप कानून में विश्वास रखो ना। लेकिन रईस शेख ने बताया कि ये इनजस्टिस हो रहा है, जब कुछ हो रहा है उन्होंने तो कर दिया तो कम्युनल हो गया, लेकिन उसको काउंटर भी किसी ने नहीं किया। तो यहाँ पे जो भी विरोधी पार्टी आती है उनकी वो कहीं ना कहीं उनसे कम पड़ गई। अगर उसको बराबर टारगेट किया जाता वहाँ पे तो एक बेनिफिट होता था, लेकिन उसको किसी ने टारगेट नहीं किया। वही सेम चीज़ होती है कि अभी रिसेंटली माहौल होता गणपति के ऊपर, उन्होंने ऐसा तो कहा कि सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, हर मज़हब का जो है वो सबका हर एक को हक है अपना मज़हब निभाने की और उसको सम्मान देने की, और यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते। और उन्होंने एक बैन दे दिया था कि छोटी मोटी चिरकुट घटना हो गई थी। देखो, चिरकुट घटना जो वर्ड है उसके ऊपर तकलीफ वाली बात है। घटना छोटी हो या बड़ी हो, घटना होती है। तो अगर उनके लिए ये पत्थरमारी घटना चिरकुट है तो बड़ी घटना क्या है? किसी की जान जाना या कोई बड़ा दंगा हो जाना। तो उसके ऊपर भी विरोधी काउंटर नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जो पत्रकार होते उन्होंने भी उसको काउंटर नहीं किया। अब पत्रकारों के ऊपर भी यहाँ पे सवाल उठता है कि जो पत्रकार सवाल पूछते हैं वो ऐसा काउंटर क्यों नहीं करते। जब आप वेस्ट की बात करोगे तो आप मुझे याद दिलाना, मैं यही पत्रकार के ऊपर आपको और एक बात करूंगा कि जो अगर ये मौके अगर पत्रकार उनको सामने से सवाल करते हैं तो ये बात को कम्युनल रंग नहीं होता, वो उधर का उधर स्टॉप हो जाता है। तो कम्युनल बेस पे कैंडिडेट लेके आ जाते हैं तो फिर बाकी तो पब्लिक इमोशन जुड़ जाते हैं उसमें, इन्फ्लुएंस करते हैं, पब्लिक इन्फ्लुएंस करती है। तो सर चलो अभी ईस्ट के एग्जिट पोल के बारे में आपका क्या एनालिसिस है, पहले वही बताइए आप। देखिए, टोटल अगर आप करेंगे ना
तो उसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ूंगा कि यहाँ पे एक जो घटना हुई है वो पूरे इंडिया के अंदर ऐसी रेयर घटना होती है जो यहाँ पे हुई है। ये जो मतदार संघ है भिवंडी ईस्ट, अगर 2019 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये मतदार संघ अपने पिछले चुनाव के मुकाबले में माइनस में था, यानी 4600 वोट माइनस में था। लोकसभा चुनाव उसी के ऊपर हुआ, विधानसभा चुनाव हो जाते और रईस एक जीत जाते। उसके बाद में यहाँ जो मतदारों का परसेंटेज जो बढ़ा है 5 साल के अंदर, वो सबको चौंकाने वाला है। अगर मैं 5 साल का एक फिगर दूं तो यहाँ पे 99,000 के आसपास में वोट बढ़े। 5 साल के अंदर जो मतदार संघ पहले 4600 माइनस में था, वो जब जनवरी के अंदर, जनवरी 2024 में जब लोकसभा चुनाव के अंदर इलेक्शन कमीशन अपनी यादी डिक्लेयर करता है, तब ये 47,000 प्लस में आ गया। यानी कि 47,000 प्लस में आने के बाद में 3 महीने के अंदर, यानी कि जब जनवरी में यादी डिक्लेयर होती है, मैं दर्शकों के इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि हर साल जनवरी के अंदर प्रोबेबली 5 से 10 तारीख के अंदर निवडणूक आयोग अपनी यादी प्रसिद्ध करता है। जिसको नाम डिलीट हुआ वो चेक करता है, या जिसको नाम बढ़ाना है वो सब उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद में जब इलेक्शंस होते हैं तो निवडणूक आयोग एक स्पेशल कैंपेन रन करता है ताकि कोई भी एक मतदार छूट ना जाए। सेम कैंपेन इलेक्शन कमीशन ने फरवरी से मार्च के बीच में रन किया। 3 महीने के अंदर और 19,000 नाम ऐड होते हैं ईस्ट में। फिर अप्रैल के अंदर फर्स्ट सप्लीमेंट रिलीज होती है, और जब इन नॉमिनेशन फिल होने के 48 घंटे पहले तक और मौका दिया जाता है कि अभी और भी कोई छूट गया हो तो आप नाम बढ़ाओ, और 12,000 नाम ऐड होते हैं। यानी टोटल अगर मिला के आप देखोगे तो 269 का जो फिगर था वो लोकसभा चुनाव में 336 हो जाता है। इतना बड़ा हाइक आया। अब मान के चलते हैं कि जो भी मतदार था 18 साल का था, उन्होंने अपना नाम डाल दिया, कोई छूटा नहीं। लोकसभा इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के बाद में जो बाकी के 3 महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर में, और 36,000 नाम ऐड होते हैं। अब ये मेरे समझ के बाहर की बात है, जब ऑल सब कुछ है, सब जुड़ चुके थे लोकसभा इलेक्शन में, तो ये 36,000 नाम नए कहाँ से आए? 18 साल के तो नहीं हो सकते। चलो हम सोच सकते हैं कि कुछ लोग छूट गए होंगे वो आए, लेकिन इतना बड़ा फिगर। तो टोटल अगर आप परसेंटेज में देखो तो 37% इधर हाइक हुआ है नया, और उसके अंदर भी माइनॉरिटी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं टोटल परसेंटेज वाइज में, पिछले चुनाव में 2019 में जो ये रेशो था ना, ये नियर अबाउट 56-44 56 नहीं 58 और 42 का था। अब ये हो गया 59-41 का यहाँ पे, यानी 41% यहाँ पे हिंदू वोटर है और 59% माइनॉरिटी वोटर है। तो इतना बड़ा जब जंग आ जाता है तो रिजल्ट्स एक तरफा होने के चांसेस ब्राइट होते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा में, आपने मेरे को पूछा था, लोकसभा के अंदर भिवंडी पूर्व और भिवंडी पश्चिम में जो कभी 15 से 20,000 ईच, यानी 30-35,000 के ऊपर लीड नहीं लेता था, वो इस बार यहाँ पे लाख वोट गिरे, और वो यही इंजीनियरिंग की वजह से। तो ये जो मतदार जो बढ़े, ये विधानसभा 2019 के बाद में यहाँ कुछ कलाकारियाँ हुई है। और जब ही मैं ये यादी देख रहा था, ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, 22,000 नाम डुप्लीकेट वोटर्स थे। हाँ, डुप्लीकेट वोटर्स थे। और उसमें से कुछ मैं देख रहा था कि जो मल्टीपल बूथ्स में थे, तो इस पर बोगस वोटिंग के चांसेस भी ब्राइट हो जाते हैं। अब आप पूछो कि बोगस वोटिंग कैसी होती है, तो आपने देखा होगा कि एक आदमी 2 नंबर के बूथ में जाके वोट करके आया, उसका सेम नाम 7 नंबर के बूथ में भी है। 2 नंबर के बूथ में जाके आया, बाहर गया, बाहर ऐसे बहुत संसाधन मिलते हैं, वो रिमूवर वगैरह, वो मिटाया, 7 नंबर में गया, फिर वोट करके आया। हाँ, ऐसे 22,000 वोट को ऑब्जेक्शन लेने वाला कोई नहीं था कि भाई इतने डुप्लीकेट वोटर्स है, उसको डिलीट कराओ, वो डिलीट नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं जो मैं बोलता हूँ ना कि जो विरोधी पार्टियां थी वो इसको टारगेट नहीं कर पाई। तो ये जो कलाकारियाँ हुई है, कहीं ना कहीं ये एडवांटेज तो मिलता ही है। अच्छा, ये 22,000 डुप्लीकेट वोट्स अगर हटा दिए जाए तो उसके बाद भी हमारे आमदार के इन्फ्लुएंस की वजह से, या पब्लिक इमोशन बोलो कि वोटर को अपने राइट्स याद आ गए, सिटीजन को अपने राइट्स याद आ गए, इसकी वजह से हाइक आया है इसमें। देखो, ये मैंने एक सिक्के की 2 तरफ होती है, एक नेगेटिव भी होता है, एक पॉजिटिव भी होता है। तो ये नेगेटिव साइड थी। अब पॉजिटिव साइड में इसको बता, तो जो जेन्युइनली मतदार बढ़े, तो रईस एक एक्सपीरियंस है, मुंबई महापालिका में काम किया हुआ है और स्टैंडिंग कमेटी में वहाँ पे, तो वहाँ का बजट भी बढ़ा था, एजुकेटेड है,
स्पीच अच्छी देते, तो आपने देखा होगा कि बहुत टाइम के बाद में भिवंडी के मुद्दे उठाने वाला एक आमदार जो विधानसभा में देखने मिला, मतलब कोई भी पार्टी का हो, लेकिन लोग देख रहे थे कि वो भिवंडी के मुद्दे उठा रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों में इन्फ्लुएंस था। फिर जो बेसिक्स होती है जैसे कि राशन कार्ड, वोटर्स आईडी कार्ड, आधार कार्ड, विधवा पेंशन, संजय गांधी निराधार, ये जो सब जो योजनाएं होती है जो लोगों को एक बेसिक नीड होती है, इनका कैंप उन्होंने लगाना शुरू किया। और ये जो चीज़ की वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो कहीं ना कहीं ये हो जाता, अभी जिसे किसको राशन कार्ड बनाना है, वो राशन कार्ड बनाने चला गया, बनाने के बाद में उसको पूछा कि भाई वोटर कार्ड है कि नहीं, अरे भाई नहीं है, तो चलो वोटर कार्ड भी बना दे। तो ये भी चीज़ें हो सकती, तो एक माइनस था, तो यहाँ पे उसका प्लस भी था करके। तो इसके एग्जिट पोल्स बताइए जरा विधानसभा इलेक्शन के, आपका क्या डेटा है, हम भी देखें। देखो डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे 49% वोटिंग हुई है टोटल। ये अगर हमें देखें तो 1 लाख, एक राउंड फिगर की बात करूँ तो 1,90,000 के आसपास में यहाँ पे टोटल पोलिंग हुई है। इसके अंदर 81,000 के आसपास जो है हिंदू वोट हो गए और 1,09,000 के आसपास में मुस्लिम वोट हुए। यहाँ पे 1-to-1 फाइट थी। तो 81,000 के अंदर मैंने बाकी 2 कैंडिडेट के बारे में भी बात की थी जो इच्छुक थे, सुभाष माने और रुपेश मात्रे जी। सब ने मिलजुल के अगर काम किया होता, काम किया है, तो इसमें अच्छे खासे वोट मिल सकते उनको। लेकिन रईस शेख ने हिंदू बूथों पे भी अच्छा इन्फ्लुएंस है। मिसाल के तौर पे जो ग्रामीण पट्टा है, गोरसई, निम्बोली, बिनार, पोगांव, चाविंद्रा, यहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ है, तो ये बूथों पे भी वो वोट लेते हुए दिख रहे हैं। अशोकनगर के पीछे मैं एग्जाम्पल के रूप में बता दूं कि अगर मैं पूरा डेटा बताऊंगा तो शायद पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा। अशोकनगर के पीछे का शाहीनगर का एरिया है, वहां पे भी हिंदू वोट उनको मिले हुए। आप देखोगे कि टीमगढ़ भरतगढ़ में भी उनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डेटा मुझे अवेलेबल हुआ है, वहाँ मुझे दिख रहा है कि साइकिल पंचर नहीं हुई, साइकिल चल रही है। हाँ ठीक है। तो और उसमें हाँ, उसमें भी मैं ये कहूँगा कि देखिए ये जो डेटा होता है अभी 1,90,000 जो आया हुआ है, आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल कभी उल्टे होते हैं तो बड़े लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे ये क्या वो किया। देखो मैं उनको यही कहता हूँ, 1,90,000 जो वोट होते हैं उसका सैंपल साइज होता है मैस 3 से 4 हज़ार का। वो 3 से 4 हज़ार के अंदर वो पूरा एनालिसिस करके आपके 335 बूथ का वो एक प्रिडिक्शन करते हैं। तो साइंस को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ठीक है, पोल्स जो आएंगे बट कंफर्टेबली मुझे लग रहा है साइकिल यहाँ पे निकल रही है। कितना परसेंटेज, बाय हाउ मेनी परसेंटेज? 6 से 10 हज़ार के बीच में तो वोट के आसाम से दिख रही है। इतनी लीड से साइकिल दिख रही है। लेकिन संतोष शेट्टी जी ने टक्कर कड़ी दी। अगर संतोष शेट्टी के अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो शायद ये लीड और ज़्यादा होती थी यहाँ पे, यानी प्रोबेबली ये इतना परसेंटेज दिख रहा है करके ये। और हो सकता है कि लोग बहुत बोलते थे क्लोज फाइट है, जब राउंडिंग शुरू होंगे मतपेटियाँ फूटेगी, कभी ये आगे कभी वो आगे, वो थरार आपको देखने मिलेगा। वो एक बट फाइनली कंफर्टेबली, मतलब देखो लोकसभा के इलेक्शन में जब, विधानसभा के इलेक्शन में जब 1-to-1 फाइट होती है और ऐसे इलेक्शन में जहाँ जो हाई प्रोफाइल के अंदर होता है वहाँ 1-2 हज़ार का मार्जिन भी बहुत मायने रखता है। तो कंफर्टेबली वो निकल रहे हुए दिख रहे हैं। बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है इनका। हाँ, डेफिनेटली बहुत जबरदस्त होने वाला है करके। ईस्ट का प्रेडिक्शन हो गया। सर ऐसा बता रहे हैं कि अराउंड 6,000 to 10,000 की मार्जिन से यहाँ पे रईस शेख के जीतने का चांस है। प्रोबेबली विन चांसेस है उतने। चांसेस है। तो सर आइए अब वेस्ट के बाद इसमें है ना 3% आप मार्जिन भी जोड़ो, प्लस माइनस भी हो सकते हैं, हो सकता है एरर रख के। हाँ, यानी हो सकता है। ये आपका प्रेडिक्शन है फाइनल। ओके, तो सर आप चलिए भिवंडी वेस्ट के बारे में बात करते थोड़ी। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा माहौल देखने को मिला ये इलेक्शन। कई इमोशंस शिफ्ट हुए, कहीं कांग्रेस के लीडर्स को टिकट मिलते मिलते रह गया, कोई नया इंट्रोड्यूस हो गया। चलिए आप ओवरऑल पहले बात करिए वेस्ट के बारे में, क्या हुआ है पिछले 20 दिनों में, उसके बारे में बात करते हैं। देखो 20 दिन में अगर देखा जाए, आपने सबसे पहले कन्फ्यूजन की बात की। कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि बहुत यहाँ जैसे रईस शेख और संतोष शेट्टी 1-to-1 थे। आपने पहले कम्युनल की बात की थी, तो देखा जाए तो यहाँ 2 वर्सेस 4 हो गए ऐसे। 2 वर्सेस 4 आप बोले ऐसा कैसे हुआ कि एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट और जो अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो हिंदू थे। हालांकि दयानंद चौरके को भी मैं हिंदू में ही है,
बट मैंने यहाँ पे कैसा जज किया है, जो यहाँ के एग्जिट पोल है, मेन पॉइंट आपको अभी बता रहा हूँ बट उसको डिटेल में हम बात करेंगे आगे। मेन पॉइंट में ये मैंने 3 में डिवाइड किया है, बीजेपी, इंडिपेंडेंट विलास पाटिल साहब और कांग्रेस प्लस अलायंस। कांग्रेस प्लस अलायंस मतलब? वो इसके लिए था कि आपने देखा कि समाजवादी ईस्ट के अंदर यूपी में लड़ रही है, महाविकास आघाड़ी के साथ में है, लेकिन यहाँ समाजवादी अलग है, अलग है। तो कहीं ना कहीं ये वो फ्रेंडली फाइट बताते हैं, बट ये फ्रेंडली फाइट नहीं, ये पॉलिटिकल सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं किसी को आगे बढ़ाने के लिए वोट का डिवाइडेशन ऐसा हो सकता है, वोट कटना जो बोलते हैं। हाँ, वोट कटवा जो लोगों में फेमस है करके, ये ऐसा हो सकता है। आपने देखा था कि इंडिया अलायंस जब बनी थी, उनका एक प्राइम ऑब्जेक्ट था कि कुछ भी हो जाए, जिसकी ताकत जहां रहेगी वो वहां लड़ेगा, ये उनका प्राइम था। तो उस हिसाब से सीटों का बंटवारा भी हुआ था। तो आप अगर देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस का पावर ज़्यादा था, क्योंकि कांग्रेस के नगर सेवक ज़्यादा थे यहाँ पे, समाजवादी के नहीं थे इतने। तो यहाँ टिकट कांग्रेस को जानी चाहिए थी, फिर भी समाजवादी ने, लेकिन कांग्रेस को गया। लेकिन कैसे कहा था कि भाई जो जहाँ पावरफुल रहेगा वो वहाँ रहेगा, और वो फ्रेंडली फाइट नहीं रहेगा। आपने शरद पवार का इंटरव्यू आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि मैत्रीपूर्ण लड़त जो है वो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, एनकरेज नहीं करेंगे, बट यहाँ होती है। और वो भी ऐसे वक्त पे कि 29 तारीख को जब आखिरी दिन था फॉर्म फिलअप का, 27 तारीख को समझ में आता है कि कांग्रेस का टिकट जो प्रोबेबली विलास आर पाटिल साहब को मिलने वाला था, वो नहीं मिलके दयानंद चौरके को गया। जब उनको टिकट गया तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि शायद विलास पाटिल साहब विड्रॉ कर देंगे, बट उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, वो इंडिपेंडेंट के रूप में लड़े। रीजन ये बताते हैं कि वो वेट कर रहे थे कि अगर रियाज आजमी समाजवादी पार्टी ने अपना वो ले लिया होता नॉमिनेशन रिटर्न, तो मैं भी वेट कर रहा था, मैं भी ले लेता। ये लाइक कि अलायंस चल रहा है तो मैं उसके साथ हूँ, बट ये जब नहीं कर रहे, फ्रेंडली फाइट कर रहे, तो मैं भी खड़े करूँ। अभी देखो, मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज देखे तो उनका कहना था कि अगर टिकट जो कांग्रेस के यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, एग्जाम्पल के रूप में रशीद ताहिर मोमिन, इमरान वली, तला मोमिन, या तो खुद हाँ डॉक्टर नूर, इनको मिलता तो वो सब साथ में मिलकर चुनाव लड़ते। बट कैंडिडेट ही ऐसे को दिया है कि जो भिवंडी का रेसिडेंट ही नहीं है, मतलब भिवंडी सिटी का रेसिडेंट ही नहीं है। और मैं एक वोटर के रूप में अगर बात करूँगा तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं वेस्ट का जो रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ही वो जो कैंडिडेट जो है वो नहीं है। तो ऐसा कैंडिडेट थोपा गया जो यहाँ का रेसिडेंट ही नहीं है, मतलब उसका वोटिंग में नाम ही नहीं है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे कैंडिडेट को देने से अच्छा फिर मैं फाइट में जाऊँगा। अगर लोकल लीडर्स को, अगर रशीद ताहिर को या डॉक्टर नूर को या तला मोमिन को मिलती तो शायद वो नहीं लड़ते। तो उन्होंने फाइट की। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो रोकने के लिए शायद समाजवादी ने विड्रॉ नहीं किया, वरना ये बात समझ में नहीं आती कि पूरे इंडिया के अंदर इंडिया अलायंस एक है और यहाँ के अंदर ही आप देखोगे कि समाजवादी अलग लड़ रही है, इंटरनल फाइट चल रही है। जबकि सेम सिचुएशन यूपी के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे भी हुआ था। लेकिन अखिलेश यादव ने क्लेम किया था कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ ही रहेंगे और यहाँ फ्रेंडली फाइट में कहीं पे भी कांग्रेस के सामने वापस समाजवादी का कैंडिडेट नहीं देंगे, लेकिन यहाँ भिवंडी में दिया है। लेकिन ऐसा भी हुआ कि वेस्ट में दे दिया सामने, लेकिन ईस्ट में नहीं दिया। इसमें आप ही समझ जाओ ना कि क्या राजनीति हुई होगी। सर ठीक है, वेस्ट में एक और पार्टी का इन्फ्लुएंस पकड़ते हैं, आपको क्या लगता है उसके बारे में? AIMIM, जिसमें वारिस पठान जो है वो भी भिवंडी के रेसिडेंट नहीं है। मैं वही बोलते, देखो इन्फ्लुएंस कब आता है कि जब लोकल है, इन्फ्लुएंस कब आया था कि जब खालिद गुड्डू यहाँ के कैंडिडेट थे तो इन्फ्लुएंस आया था कि उन्होंने 44,000 वोट ले लिए थे, लेकिन लोकल थे। अब यहाँ पे वारिस पठान वो मुंबई के रेसिडेंट है, मुंबई में चुनाव हार चुके, वो आदमी यहाँ पे आके अगर बात करता है कि मैं भिवंडी में विकास करूँगा, वो कितनी जस्टिफाई करेगी इसमें आप समझ लो। और देखो लोग बेवकूफ़ नहीं है, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी वोट को बांटने के लिए ये सब इंजीनियरिंग की जाती है और लोग स्मार्ट हो गए, लोग समझते हैं कि कौन वोट कटवाए और कौन जेन्युइन है करके, तो चलती नहीं। और ऊपर से अगर हाँ उनका लोकल कोई कैंडिडेट होता तो शायद कुछ हो सकता था, बट वो बाहर के है और उनका खुद का भी वोट नहीं है यहाँ पे। और कुछ उनके बाइट्स मैंने भी देखे थे कि जो ऐसा लग रहा था कि हंसी आ रही थी कि वो रो रहे थे वगैरह, तो लग रहा था कि करके कि कहीं ना कहीं कुछ पब्लिक इमोशन जबरदस्ती लेने की कोशिश करते, तो लोग समझदार है ले लेते करके। कम्युनल के लिए भी में भी हो सकता है, तो ये चीज़ होती है।
भिवंडी के लोग तो बहुत स्मार्ट है हम सभी को पर। बहुत ही तो सर अगर वेस्ट की जो कंपटीशन की बात की जाए तो उसको आप कैसे कैटेगराइज करेंगे? जैसे यहाँ तो हमने ईस्ट में 1v1 कर दिया, ईस्ट में कैसे कैटेगराइज? देखो ईस्ट या वेस्ट की अगर बात करेंगे तो वेस्ट के अंदर कैसा पहले से बीजेपी का गढ़ है यहाँ पे, और बीजेपी के गढ़ है, और महेश चौगुले एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, 2 टर्म के आमदार भी है। तो सर मैं आपको रोकना चाहूंगा कि 2 टर्म से वो वहां पे से आ रहे आमदार चुन के, 3rd टर्म में भी उनको प्रेफरेंस दिया गया। हालांकि भिवंडी वेस्ट एक कम्युनिटी की मेजोरिटी है वहाँ पे वोटर्स की, जो यूजुअली बीजेपी को पसंद नहीं करते, फिर भी महेश चौगले का ऐसा वहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस है कि वो मुस्लिम वोटर्स भी ले लेते हैं अपनी तरफ? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपके पास ये डेटा है तो गलत है, गलत है डेटा। अगर यहाँ ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है कि जो बैलेंस है, अगर पिछले 5 साल के अंदर यहाँ पे अगर वोटर का जो ट्रेंड हुआ है वो 58,000 के आसपास वोटर बढ़े, उसके अंदर भी हिंदू मुस्लिम का परसेंटेज देखोगे तो 45-55 है, ज़्यादा नहीं है, 2 या 3% इधर उधर हुआ है, और बहुत बैलेंसली हुआ है करके यहाँ पे। दूसरा कैसा है कि महेश चौगुले कैसा ग्राउंड लेवल के नेता है, दोनों कम्युनिटी के साथ उनके संबंध अच्छे हैं वहाँ पे। तो लोकल नेता जो होता है, जो नीचे से लेके ऊपर आता है, पब्लिक कॉन्टेक्ट उनके अच्छे हैं, तो इसके कारण दोनों कम्युनिटी में उनके इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। दूसरा कहता है कि उनका एक फ्रेंडली नेचर है करके वहाँ पे, और 2 टर्म के आमदार है करके इसका एडवांटेज भी है उनको यहाँ पे, और लोकली काफ़ी फेमस है। तो कोई नए कैंडिडेट को देना और नए कैंडिडेट को देख के एग्जिस्टिंग कैंडिडेट की जो वोट बैंक है उनसे नाराज़गी लेना, कहीं ना कहीं शायद बीजेपी को वो एक्सपेरिमेंट करने को सूझा नहीं होगा। जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने ईस्ट में किया वो शायद यहाँ पे नहीं था। और देखो यहाँ पे सुभाष माने थे, यहाँ पे सुमित पाटिल जी भी थे, लेकिन यहाँ बीजेपी के अंदर ही पार्टी में कोई दूसरा दावेदार भी नहीं था यहाँ पे, सिर्फ अन्ना। हाँ, अन्ना ईस्ट में थे। वेस्ट के लिए सिर्फ महेश चौगुले ही दावेदार थे ना, और किसी ने पार्टी से टिकट भी नहीं मांगा था। तो बट नेचुरली वही थे करके, और उनका काम भी था कि जिस हिसाब से उन्होंने रोड्स वगैरह बनाए थे, ब्रिज वगैरह बनाए जैसे बताया उन्होंने, तो जो काम भी था, तो उस हिसाब से बीजेपी भी देखती है कि एग्जिस्टिंग आमदार भी है प्लस काम भी किया हुआ है, तो उसके साथ जाया जाए। ठीक है सर, तो कंटिन्यू करिए कि कंपटीशन क्या स्टैब्लिश होता है वेस्ट में। तो हो गया बीजेपी, ठीक। हाँ, एक बीजेपी हो गया, और बीजेपी के सामने कांग्रेस हो सकता था। कांग्रेस हो सकता था, और कांग्रेस के अंदर अगर कोई लोकल लीडर होता तो मैं 2 नाम लेता हूँ, एक रशीद ताहिर मोमिन, दूसरा विलास आर पाटिल साहब। अगर ये 2 कैंडिडेट होते तो शायद ये सीट भी महाविकास आघाड़ी की तरफ ज़्यादा जा सकती थी, एडवांटेज ज़्यादा था उनको यहाँ पे। बट ये दोनों नहीं है, और कैंडिडेट कोई ऐसा आदमी को दिया है जो कोई जानता भी नहीं है, दयानंद चौर के नाम भी नहीं जानते वो कोई वहाँ पे। जैसे कि आज महेश सेठ का नाम है, महेश चौगुले है, लेकिन लोग उसको सेठ के नाम से जानते हैं। अन्ना संतोष शेट्टी नाम है, लेकिन लोग उसको अन्ना के नाम से जानते हैं। तो ये नाम लोगों ने दिया है। लोग क्यों देते? जब लोग प्यार करते, तो लोगों में जो है वो फेमस थे करके। रशीद ताहिर एक टाइम के एमएलए बने हुए थे करके, और वो भी एक ऐसा चेहरा है जो हिंदू के वोट्स भी लेते करके। विलास पाटिल साहब जो यहाँ पे 3 टाइम मेयर थे, 1 टाइम वो थे, 2 टाइम उनकी मिसेस थी, और प्लस यहाँ का काफ़ी चर्चित नाम है कि लोगों में फेमस है कि एकदम वो अपनी लार्जर देन लाइफ विजन के लिए वो फेमस थे। तो जब लोकल नाम फेमस होते हैं ना, तो फाइट भी टफ होती है, तो उनके साथ वोट बैंक भी पूरी जाती है। तो कांग्रेस की जो वोट बैंक है ना, इस बार बिखरी हुई दिखी। अगर वो ये 2 नाम के साथ जाते तो शायद बीजेपी के लिए ये जो कड़ी टक्कर हो जाती अभी। लेकिन दयानंद चोरगे तो वो एक कंपटीशन नहीं है सर। मैं गिनता भी नहीं हूँ। नहीं गिनते? उसके बाद कौन सी पार्टी? मैं दयानंद चोरगे को अलायंस के रूप में देख रहा हूँ, यानी कि दयानंद चोरगे प्लस एमआईएम, यानी कांग्रेस प्लस एमआईएम प्लस समाजवादी, ये 3 मिला के एक गुट। हाँ, और फिर तीसरा, चलिए ठीक है, एक बीजेपी हो गया, एक हो गया एमआईएम। सर मैं यहीं आपको वापस से रोकता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ 1-to-1 फाइट ईस्ट में थी ना, तो 1-to-1 फाइट वेस्ट में भी है। हाँ, यहाँ पे एकदम क्लियर फाइट है बीजेपी वर्सेस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में, महेश चौगुले वर्सेस विलास आर पाटिल, इन दोनों के बीच में ही फाइट है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द है ये विलास पाटिल को रोकने के लिए है। अच्छा, तो कैन यू प्लीज एलैबोरेट कि ये कैसे डायरेक्ट फाइट है? ये देखो, डायरेक्ट फाइट इसके लिए होगी कि मैं एक बताता हूँ सिंपल सी, कोई भी एक ऑर्गेनाइज पार्टी होती है, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में 2 पार्टी का नाम लेता हूँ, एक बीजेपी लो, एक कांग्रेस लो। नेशनलिस्ट पार्टी है, पहले से इनकी एस्टेब्लिश वोट बैंक है यहाँ पे कांग्रेस के नगर सेवक ज़्यादा होने के कारण उनके वोटर्स ज़्यादा है ऑलरेडी। बीजेपी के आमदार है यहाँ पे, बीजेपी के नगर सेवक भी है, तो यहाँ पे उनकी भी एस्टेब्लिश वोट बैंक है।
यानी नियर अबाउट 25 to 30% उनकी एस्टेब्लिश वोट बैंक होती है, जिसका उनको एडवांटेज मिलता है। प्लस दोनों के पास स्ट्रक्चर है, जैसे कांग्रेस के पास ब्लॉक कमेटी और ये सब है करके, बीजेपी के पास पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, उस पर शक्ति केंद्र, मंडल अध्यक्ष, उत्तर मंडल, पश्चिम मंडल, दक्षिण मंडल, ऐसे अध्यक्ष, ये ऑर्गेनाइज है, ये पूरी ऑर्गेनाइज है और कार्य करता है। यानी कि अगर 301 बूथ अगर यहाँ पर वेस्ट में है तो 301 बूथ पे काम करने वाले उनके पास कार्य करता है। प्लस नेशनल लेवल पे सपोर्ट मिलता है, मतलब पार्टी की तरफ से हर चीज़ का उनको सपोर्ट आता है। एग्जाम्पल आगे दूंगा मैं आपको। तो एक तरफ हर तरह से सपोर्ट आने वाला ये जो क्राइटेरिया होता है, पार्टी कैडर, पार्टी वोट बैंक, और दूसरी तरफ एक इंडिपेंडेंट जिसके पास कुछ नहीं है, ना ही खुद की वोट बैंक है। जो वोट बैंक है उनकी, जो नगर सेवक की जो 1 नंबर में, उनकी खुद की वोट बैंक है, उनके अलावा उनके कुछ नहीं। दूसरा, उनका कोई फिक्स चिन्ह नहीं है। आज आप बीजेपी देखोगे तो कमल फिक्स है, कांग्रेस बोले तो पंजा फिक्स है यहाँ पे, और उनका कोई फिक्स चिन्ह नहीं है। कभी बैट था तो कभी टीवी था। तो ये माहौल में आप देखोगे कि आप जब न्यूज़ कवर करने कहीं कहीं जाओगे, ये वार्ड शुरू होता है कटई से और एंड होता है अंजूर फाटा पे। यहाँ पे कटई से लेके अंजूर फाटा तक यही 2 पार्टी थी जिसके हर कोने में झंडे दिख रहे थे, बैनर्स दिख रहे थे, हर एक कोनों में उनकी रैलियां दिख रही थी। ऑन रोड जो एक्टिविटीज थी उनमें उनके हर तरह के प्रचार साहित्य भी दिख रहे थे। उस हिसाब से न समाजवादी का दिखा, न कांग्रेस का दिखा, न एआईएम का दिखा यहाँ पे। तो घर घर तक चिन्ह जो है विलासर पाटिल ने अपना पहुंचा दिया। कहीं ना एक तरफ बीजेपी का जो झंडा दिख रहा था, यानी कि ग्रीन प्लस शेफ्रॉन दिख रहा था, एक तरफ येलो दिख रहा था। तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो 12 दिन के अंदर इतना लेवल तक पहुंच जाता है, तो वो 1 टोन फाइट पे आ जाता है यहाँ पे, और बाकी कोई तो थे ही नहीं करके यहाँ पे। अगर आप देखोगे कि दयानंद चोरगे वो वोट लेंगे तो कांग्रेस के लेंगे जो माइनॉरिटी के थे, समाजवादी के रियाज आदमी थे वो वोट लेंगे तो माइनॉरिटी के लेंगे, एआईएम लेगी वो माइनॉरिटी लेगी। विलास पाटिल एक ऐसे कैंडिडेट थे, जैसे आपने महेश चौगुले का बात किया था कि महेश चौगुले भी ऐसे जो मुस्लिम वोटर भी लेते, तो विलास पाटिल भी ऐसे कैंडिडेट जो हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों वोट ले रहे थे। तो इसके लिए डायरेक्ट फाइट हो गई थी, और कहीं ना कहीं ऐसी बयानबाजी हुई जो उनके बयानों की वजह से ये फाइट डायरेक्ट हो गई यहाँ पे। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा पिक्चर बताया गया कि ये फाइट सिर्फ बीजेपी वर्सेस विलासर पाटिल के बीच में ही है। वो एडवांटेज ही लोगों ने 1 टोन फाइट को जो है बता दिया। मतलब अगर ये सेग्रीगेशन हुआ है कि कम्युनिटी वोट्स एमआईएम, कांग्रेस और समाजवादी हो गए, तो क्या ये फाइट का जो है फाइनल रिजल्ट वो हिंदू वोट्स के बेसिस पे होएगा, विच इज बीजेपी वर्सेस विलासर? हिंदू वोट जितने डिवाइड नहीं होंगे उतना एग्जिस्टिंग पार्टी को एडवांटेज मिलेगा, जितने डिवाइड होंगे उतना उनके लिए खतरा है। क्योंकि देखो एक चीज है, कोई भी इसमें से कैंडिडेट है, उसमें से एक विलासर पाटिल ही कैंडिडेट ऐसे है जो 301 बूथ पे चले, मतलब हर बूथ पे उनको वोट मिला हुआ है। आप जब काउंट वाइज डेटा आएगा आप देख लेना, कहीं पे भी 0 फिगर नहीं दिखेगा आपको, हर बूथ पे वो चले। कोई भी कैंडिडेट जब हर बूथ पे चलता है, जैसे बाले मामा थे वो हर बूथ पे चले थे, जो भी कैंडिडेट हर बूथ पे चलता है ना, वो अपनी सामने वाली पार्टी चाहे वो कोई भी हो, वो उसके लिए एक थ्रेट निर्माण कर ही देता है अपने आप पे यहाँ पे। तो सर अब अगर बात की जाए कि वेस्ट में जो पोलिंग हो गई कल, उसके बाद आप क्या एनालिसिस देंगे, क्या एग्जिट पोल देना चाहेंगे वेस्ट के? मैं एक और ठीक है रुक, तो मैंने जैसे आपके स्टार्टिंग में कहा था कि पत्रकारों को भी एक जो है अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना चाहिए। एक वीडियो बीच में आपने देखा था कि महाड़ा के अंदर जो विलासर पाटिल का गढ़ था, वहाँ पे एक औरत आती है और उनको बैड वर्ड यूज करती है, बोलते यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई करके, ये चीज था। देखो ये सब चीज जो प्रोपोगंडा होता है ना कहीं विलासर को एडवांटेज दे देते। मिसाल के तौर पे वहाँ कचरे का ढेर पड़ा था और वो एक और जो न्यूज रिपोर्टर था वो डायरेक्ट जाके उसी औरत को टारगेट करता है, और टारगेट करने के बाद में वो औरत से पूछता है, वो औरत सीधे गाली गलौज करना शुरू करती है और कचरे के ढेर पे बात करना शुरू करती है। ठीक है, उसका जो इमोशंस था वो औरत ने दे दिया। पत्रकार क्या अनएजुकेटेड था, पत्रकार को सबसे पहले तो वो जो गाली थी उसको एडिट करनी चाहिए थी, जो कि दिखाई गई। वो तो ठीक है, भिवंडी में काफी टाइम के बाद में शांति आई है। अगर ये कोई कम्युनल मैटर होता तो कितना बड़ा हंगामा हो जाता। तो पत्रकार को ये सब चीज कट करके या तो उसमें बीप साउंड ऐड करके दिखाना चाहिए था, जो नहीं दिखाई गई। चलो वो भी जाने देते।
पत्रकार मैं क्यों बोलता हूँ अनएजुकेटेड था कि नहीं, जब वो बोले कि यहाँ पे वो नगर सेवक थे, इन्होंने काम नहीं किया, ये कचरे का ऐसे पड़ा रहता है, तो पत्रकार को उसको वहीं टोकना चाहिए था कि मैडम आप बोल रहे हो नगर सेवक है, पिछले 1.5 साल में ये कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, वो नगर सेवक ही नहीं है, अब आयोग दिखता है, तो अब तो वो नगर सेवक नहीं है, ये काम आयोग का है, तो ये आयोग को आपको गाली देना चाहिए ना, आप तो नगर सेवक को दे रहे हो, तो ये पत्रकार को सवाल करना चाहिए था, तो पत्रकार ने सवाल क्यों नहीं किया? टारगेटेड वीडियो था क्या? तो दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि वो देखो, आज आप है ना, आप नॉर्मल सर्वे ले लो, कोई भी घर में जाके एक लेडी वोटर रहेगी, उसको पूछो नगर सेवक का काम क्या है, एमएलए का काम क्या है और खादर का काम क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। इवन लोग बाइफरकेट भी नहीं कर पाएंगे, नगर सेवक क्या होता है, एमएलए क्या होता है, क्या होता है। पॉलिटिकल एजुकेशन, वो औरत डायरेक्ट नगर सेवक के बाद बोलते अभी वो एमएलए का इलेक्शन लड़ने वाले करके, मतलब वो टाइम इनिशियल स्टेज था कि वो सोच रहे थे कि मैं लड़ूंगा, अगर पार्टी सोचेगी तो मैं लड़ूंगा। अब वो डायरेक्टली, वो औरत पहले कचरे का बात करी, वो डायरेक्ट बोलती कि मैं एमएलए इलेक्शन के लिए लड़ने वाले थे, तो कहीं ना कहीं वो रटी रटाई स्पीच आई होगी, तो वो थी करके, तो पत्रकार को उसको रोकना चाहिए था वहां पे। ये क्रिटिसिज्म ने क्या विलास आर पाटिल को हेल्प किया? उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, नहीं रिएक्ट। अगर रिएक्ट करते तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा प्रोपोगंडा करते थे कि एक माइनॉरिटी जो औरत थी उसने तो बोल दिया, लेकिन ये तो समझदार थे, ये समझदार थे, तो उनको समझदारी से काम करके इसको छोड़ देना चाहिए था, तो उन्होंने किया, तो वो उस चीज को लेके फिर टारगेट करते उस वोट बैंक पे, जो कि विलास सर समझदार है, तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इग्नोर कर दिया। अच्छा सर, ये मीडिया का क्रिटिसिज्म मतलब बहुत इन्फ्लुएंस करता है इलेक्शन में, ऐसा बोल सकते हैं? डेफिनेटली ना, मीडिया अच्छे को अच्छा भी बता सकती है, अच्छे को बुरा भी बता सकती है। बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स थे शायद, आई एम सॉरी अगर गलत है तो, कि क्रिटिसिज्म इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा उन्होंने कहीं तो बोला है गेस। देखो क्रिटिसिज्म क्या होता है कि अगर आप क्रिटिसाइज करोगे, देखिए ये वीडियो के ऊपर से मैं बात करूंगा, ये वीडियो में क्रिटिसिज्म हुआ इसके लिए इतना हिट हुआ, माइलेज मिला उसको, लोग अच्छी चीज नहीं देखती, लोग नेगेटिव चीज पहले देखते हैं, तो यही चीज होती है कि नेगेटिव पब्लिसिटी से ही लोग गेन करते करके वहां पे, तो क्रिटिसिज्म होती है, देखिए क्रिटिसिज्म होती है ना, वो डिस्कशन के थ्रू से होनी चाहिए, एक चर्चा होनी चाहिए, कोई चीज अगर आपको मुद्दा पसंद नहीं आता है तो उस पर पॉइंट करने के बजाय उसके साथ चर्चा करके डिस्कशन निकलना चाहिए, तो ये तो डायरेक्टली टारगेटेड हो जाता है करके। आइए सर, फिर हमारे वेस्ट के पोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या एग्जिट पोल प्रेडिक्शन है आपका? देखिए यहाँ पे टोटल जो वोट हुआ है ये 181 के आसपास हुआ है, यानी 1,81,000 के आसपास हुआ है, यानी 54% के आसपास में वोटिंग हुई है। ये जो एग्जिट पोल है ना, इसको एग्जिट पोल हम नहीं कहेंगे, हम एडवांटेज के ऊपर से जाएंगे, एडवांटेज के, क्योंकि ये कैसा हो गया कि यहाँ पे क्लियर डेटा अभी तक नहीं आ रहा कि कहाँ पे कांग्रेस आगे है, तो कहीं पे समाजवादी भी बीच में है, कहीं पे विलास आर भी है, तो कहीं पे बीजेपी भी है। और ये सब चीज़ कब होती है पता है क्या, कि हिंदुओं के अंदर वोट खाने वाले 3 कैंडिडेट हो जाते हैं, मुस्लिम्स के वोट खाने वाले 4-5 कैंडिडेट हो जाते हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट ऐसा ही डाइसी हो जाता है, तो हम प्रोबेबली विन के चांसेस के ऊपर हम जाएंगे। तो यहाँ पे 181 जो वोट है, अगर इसका मैं बाइफर्केशन करूँ तो 81,000 जो है वो हिंदू वोट पड़े और 89,000 है वो मुस्लिम जो वोट पड़े, यानी ये प्योर हिंदू और मुस्लिम जो वोट है उसमें। इसके साथ साथ में बहुत से ऐसे बूथ है जहाँ पे मिक्स कम्युनिटी है, तो मिक्स कम्युनिटी के 11,000 वोट पड़े, तो इस हिसाब से ये चीज़ हुई है। ये सब चीज़ में देखा जाए ना तो कांग्रेस हिंदू कैंडिडेट है, विलास आर पाटिल हिंदू कैंडिडेट है और महेश चौगुले हिंदू कैंडिडेट है, यानी 81 में डिवाइड करने वाले 3 लोग हैं वहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे माइनॉरिटी में देखेंगे तो विलास आर है, कांग्रेस है, समाजवादी भी है, एमआईएम है, बट कहीं ना कहीं ऐसा प्रोपोगंडा हुआ है कि लोगों को एमआईएम का पिक्चर समझ में आ गया वहाँ पे, तो अवॉइड किया। हाँ, और कहीं ना कहीं साइकिल का ये जो था कि लोगों को मालूम पड़ गया कि ईस्ट में तो यूथ है तो वेस्ट में क्यों है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो सही नहीं आने के कारण कांग्रेस की जो वोट बैंक थी वो कंफ्यूज थी कि अब जाए तो कहाँ जाए। और वहीं पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विलास आर ने कह दिया कि मैं आज भी कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ और मैं जाऊंगा तो महाविकास आघाड़ी के साथ ही जाऊंगा, तो उन्होंने अपना पिक्चर उस वोट बैंक को क्लियर करवा दिया कि भाई अगर जो भी होगा, अगर मैं जीत के भी गया तो भी महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहूंगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को वो क्लिक हो गया। तो माइनॉरिटी जो वोट बैंक थी वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ सोच रही थी बट कंफ्यूज थी कि किस तरफ जाए। तो फिर जिस हिसाब से उनका जो प्रचार हुआ उसके अंदर आपने देखो कि निसार मास्टर जी खुद उतर गए
इमरान वली खुद उतर गए, याकूब नगर से होते वो खुद उतर गए। तो जब ये बड़े बड़े चेहरे जब उतर जाते तो अवाम भी जो होती है, जो वोटर्स भी होते हैं, उनके पीछे जाते। तो माइनॉरिटी वोटर्स के अंदर अगर हम 1 2 3 भी करते तो विलास सर पहले जाते, 2 नंबर पे कांग्रेस एंड अलायंस जाती है वहाँ पे। तो ये बहुत मिक्स रिजल्ट आता है यहाँ पे। लेकिन बहुत से बूथ पे हमने ऐसा देखा, मिसाल के तौर पे कामतगढ़ चंदनबाग एरिया था, वहाँ पे साइनादार पवार थे। साइनादार पवार के वहाँ पे साइनादार पवार खुद बैठे थे और वहाँ जो है वो टीवी चल रही थी। सेम चीज़ भंडारी में देखने में आ रहा था। भंडारी कंपाउंड के अंदर जो था वहाँ पे टीवी चल रही थी। 1 नंबर और 6 नंबर विलास पटेल साहब का खुद का ही था वहाँ पे। तो वहाँ पे भी पॉकेट्स में टीवी चल रही थी यहाँ पे। अब आपने देखा होगा कि कल कुछ लोगों ने फटाके बजा दिए, वहां से भी 2000 वोट विलास पटेल ले रहे। अच्छा। हाँ, मतलब वो जो पट्टा है 23 नंबर का, वहां से भी विलास पटेल 2000 के वोट ले रहे। यानी कि हर बूथ पे, जो अगर मैं हिंदू बूथ की बात करूं तो 142 बूथ है, हर बूथ पे विलास ले रहे। तो ये कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग पार्टी बीजेपी है ना, उनको वो खतरा है। तो वो चीज अगर देखते हैं ना घर पे, तो पूरा मिक्स रिजल्ट आता है। तो एडवांटेज है ये 2 या 3% के ऊपर, बहुत क्लोज फाइट है। तो फाइट है ये 1 to 1 ही फाइट है। बीजेपी वर्सेस इंडिपेंडेंट, महेश चौगुले वर्सेस विलास आर पाटिल। और कहीं ना कहीं एडवांटेज मुझे लग रहा है कि विलास आर की तरफ है। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, कपिल पटेल साहब के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था वहां पे, कि बहुत से ऐसे बूथ थे जो बीजेपी के बूथ थे। कनेरी का बूथ हो गया, भंडारी कंपाउंड का बूथ हो गया। मैं आपको बूथ के वाइज दे सकता हूँ, अगर बहुत टाइम होगा एक दिन बैठेंगे फुर्सत से, मैं बूथ वाइज बताऊंगा कि वो बीजेपी के नगर सेवक का बूथ है, वहां पे बाले मामा चले। हिंदू के 142 बूथ है, 142 बूथ के ऊपर, हर बूथ के ऊपर विलास पटेल को वोट मिला हुआ है। स्पेशली अगर बात करें तो 21 नंबर का वोट, देखिए ये मैंने जो कैलकुलेशंस किया हुआ है ना, ये हम लोगों ने जो एग्जिट पोल निकाला है वो प्रभाग वाइज निकाला है। यानी कि वार्ड 1, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, 6, 8 ऐसे प्रभाग वाइज से। तो अगर 21 नंबर का बेल्ट पकड़ता हूं मैं, जो कामतगढ़ का बेल्ट आता है, कामतगढ़ चंदनबाग वगैरह, ये यहाँ पे टीवी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। और जो भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ, कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट कटा है वहां पे। और वहां तो खुद साइनाथ पवार खुद बैठे थे वहां पे, तो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज टीवी को मिला है। दूसरी तरफ अगर हम जाते भंडारी कंपाउंड में, जो 20 नंबर का वोट है वहां पे बीजेपी के नगर सेवक है, एडवांटेज बीजेपी को जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी टीवी अच्छा चला है। तो कहीं ना कहीं जो टीवी चला, यानी कि ये 30% के ऊपर पे, अगर मैं वोट में अगर कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे टीवी को नियर अबाउट 3,500 के आसपास वोट मिल रहे हैं। चंदनबाग वाला जो एरिया है, यानी कामतगढ़ वाला जो एरिया है, यहाँ पे 5,200 के आसपास उनको वोट मिलते हुए दिख रहे। कहीं ना कहीं ये बीजेपी के माइनस है। अब 5,200 अगर आप बोलोगे कि पूरा पट्टा ही 7,000 का था, तो 5,200 उनका क्यों मिलेंगे? ये जो बेल्ट में कांग्रेस की भी वोट बैंक थी, तो विलास पाटिल ने कांग्रेस का चेहरा पहले से दिखाया था कि मैं कांग्रेस का ही हूँ। तो जो कांग्रेस के वोट परंपरागत चोरके को मिलने वाले थे, वो भी इनको मिल गए। तो यहाँ से बीजेपी के वोट मिले और यहाँ से उनको कांग्रेस के भी वोट मिले, तो दोनों का फायदा हुआ। तो ये जो बूथ थे यहाँ पे, जो हिंदू पट्टा था, जो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ एक तरफ पड़ता था, कहीं ना कहीं विलास पटेल ने उसमें सेल लगा दी। तो ये जो प्रोबेबली हम लोग देख रहे हैं, नियर अबाउट जो है 22 से 24,000 के आसपास का वोट विलास पाटिल ले रहे हिंदू के। तो कहीं ना कहीं ये हो गया। तो अगर 81,000 के अंदर अगर 5 से 6,000 दयानंद चोर के खाते, 22,000 ये कहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो 45 से 50 के बीच में आ जाती है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। प्लस विलास पाटिल को माइनॉरिटी की भी वोट मिल रहे हैं। इस वजह देखो मेन चीज क्या थी, हिंदू बूथ की अगर हम बात करें, 1 नंबर पे बीजेपी थी, 2 नंबर पे इंडिपेंडेंट थे, 3 नंबर पे कांग्रेस थी। यानी 1 नंबर पे महेश सेठ चल रहे थे, 2 नंबर पे विलास पटेल चल रहे थे, 3 नंबर पे चोरके चल रहा था। मुस्लिम बूथ की अगर हम बात करें तो 1 नंबर छोड़ देते, 2 नंबर पे विलास पटेल फिक्स थे, फिक्स ही थे। फिर 3 नंबर पे बाकी जो अलायंस थी वो थी, और 4 नंबर और 5 नंबर के ऊपर वो देखें तो 4 नंबर पे बीजेपी, मतलब महेश चौगुले वगैरह थे। जहां 2 नंबर पे विलास पाटिल फिक्स थे, कुछ बूथ पे जहां पे 2 नंबर थे वहां पे 1 नंबर पे, कहीं पे कांग्रेस 1 नंबर पे थी, कहीं समाजवादी 1 नंबर पे थी। कोई भी एक पार्टी कांस्टेंट नहीं थी। लेकिन विलास पाटिल कुछ बूथ पे 1 नंबर थे। जैसे आप अमीनाबाग और यहाँ भी आप बात करोगे, वहां पे 1 नंबर पर थे।
मंगलवार बाजार स्लैब की अगर आप बात करोगे वहाँ पे विलास पाटिल 1 नंबर पर थे। अब अजमेर नगर की आप बात करोगे वहाँ पे विलास पाटिल 1 नंबर पर थे। तो ऐसे बहुत से बूथ थे जहाँ पे विलास पाटिल 1 नंबर पर थे और 2 नंबर पे फिक्स थे, और बहुत से ऐसे बूथ थे जहाँ पे कांग्रेस 1 नंबर पे कहीं भी फिक्स नहीं थी और 2 नंबर पे थी। तो ये जो बाइफरकेशन हुआ है, ये वोट बैंक का एडवांटेज विलास पाटिल को मिला। तो ये पूरा अगर मिला के अगर देखा जाए तो नियर बाई दिखता है कि एडवांटेज क्लियर विजिट्स तो बहुत मुश्किल है बताना, लेकिन एडवांटेज विलास पाटिल की तरफ है। ठीक है, चलो क्लियर रिजल्ट नहीं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं ना। 2% का मैं आपको बताता हूँ, 2% के अंदर बिटवीन विलास पाटिल तीसरा नहीं है सर, नहीं है। जो लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि विलास पाटिल 3 नंबर 4 नंबर पे, सर नहीं है, 2 नंबर पे ही, 1 या 2 नंबर पे ही जो होगा ब्राइट चांसेस विलास के है उसके। इसके लिए भी जो मैं ये बताया, ये भी नया कैंडिडेट है, नया चेहरा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को 10 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी भी है यहाँ पे, ये चीज़ भी है। मिसाल के तौर पे कपिल पाटिल साहब को लग रहा था कि उनको वोट ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जब वोट खुले तो हिंदू बेल्ट में से भी बाला मामा ने वोट लेके गए। जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेपी के जो नगर सेवक थे वहाँ से भी बाला मामा को वोट गिरे। तो देयर इज अ चांस कि हिस्ट्री विल रिपीट इट। हाँ, हो सकता है करके। अब देखिए ये एग्जिट पोल जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे भी अगर 1,81,000 के वोट थे, सैंपल साइज था तकरीबन 2700 वोटर्स का। 2700 वोटर्स के ऊपर हमने 301 बूथ का आपको बाइफरकेशन करके एक जजमेंट देने की कोशिश की, जजमेंट तो नहीं, एक ओपिनियन देने की कोशिश की। तो आप सोच सकते हो कि इतने के ऊपर इतना बड़ा पहुंचना और इस हिसाब से बताना, तो लोगों को इस हिसाब से देखना चाहिए। और दूसरा, आप देखोगे इसमें भी थरार आएगा, कभी विलास आगे, कभी महेश चौगुले आगे, कभी वो आगे, कभी वो आगे, और एंड जो रहेगा वो 2% के अंदर का ही रहेगा, विनिंग रहेगा। 2% मतलब 4,000 के आसपास, 4 से 5,000 के अंदर ही है ये। हाँ, से जीत जाएगा। हाँ, अगर एक देखो, अगर जो बोलते हैं ना कि देखो एग्जिट पोल कैसा होता है, जब आप वोट दे के आए, हमने आपसे बात की, आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस किए और आपका दिमाग पढ़ने की कोशिश की, लोग स्मार्ट हो गए, जल्दी से बताते नहीं है। अगर किसने कहा कि हम बीजेपी को दे रहे और अंदर जाके वो टीवी दबा के आया, किसी ने बोला कि हमने टीवी को दिया और अंदर जाके साइकिल चला के आया, ऐसा अगर धोखा हुआ तो रिजल्ट्स कुछ और आ सकते हैं, बट उसके चांसेस मुझे कम लग रहे। एडवांटेज जो है वो टीवी की तरफ ज़्यादा है यहाँ पर। और इसमें मैं एक और चीज़ अपनी जोड़ूंगा कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होके इस फाइट पे आना, यहाँ तक का आप कह सकते हो, अगर समझो रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता है तो भी वो हार के जीत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्योंकि आप अगर बीजेपी की अगर बात करोगे, देखिए एक नेशनलाइज पार्टी और एक इंडिपेंडेंट है, उनकी तरफ से राजस्थान के सीएम आए, उनकी तरफ से रवि किशन भी आए, उनकी तरफ से पूनम माडम गुजरात की जो सांसद थी वो भी आई, यहाँ पे उनके प्रवासी जो थी एक एमपी थी वो आके यहाँ थी, उनके प्रभारी थे यहाँ पे आए थे, यानी कि काफ़ी नेशनल लेवल का दमखम यहाँ पे लगाया हुआ था। और एक तरफ इनके पास ना कोई स्टार प्रचारक, ना उनकी खुद की वोट बैंक, ना ही बूथ पे बैठने वाले आदमी, ना ही टेबल लगाने वाले आदमी, और ना ही उनका कोई फिक्स सिंबल। फिर भी आप नेक टू नेक फाइट को लेके जाते हो तो रिजल्ट कुछ भी आ जाए, बट दोनों कैंडिडेट ने इलेक्शन दमदार लड़ा, अच्छा लड़ा, रिजल्ट जो भी आएगा, लेकिन एक अच्छा इलेक्शन देखने को मिला। बट एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर इतना पहुंचना, मैं नहीं कह रहा हूं, आप एक्सिस माई इंडिया का सर्वे ले लो, आप जी न्यूज़ का सर्वे ले लो, आप चाणक्य का सर्वे ले लो, सब लोग बोल रहे हैं बीजेपी को क्लियर विनर यहाँ पे नहीं बता रहे, वो बोल रहे क्लोज फाइट बिटवीन विलास पाटिल। तो इतना आना ही एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए वो एक अपने आप में जीत की बात हो जाती है। राइट। ठीक है सर, तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा, क्वेश्चन का रिक्वेस्ट है कि आप क्या एक मैसेज दे सकते हैं भिवंडी के वोटर्स को फ्यूचर के लिए, कि आप किस बेसिस पे वोट करिए प्लीज, हम चाहते हैं अच्छा इन्फ्लुएंस लाना लोगों के बीच में। सर वोट तो हमने पहले से स्टार्टिंग में कर दिया था कि आप वोट हमेशा डेवलपमेंट के नाम पे करो, वोट उस आदमी के ऊपर करो कि जिनका पिछला काम भी हो, पिछला काम से वो जो विजन दिखा रहे उसमें कुछ ट्रस्ट हो करके, तो डेवलपमेंट के ऊपर ही वोट करना चाहिए। वरना भिवंडी जो है एक संवेदनशील सिटी, जो ये धब्बा हमारे पे लगा, ये कभी नहीं निकल पाएगा। तो आपको रोकता हूँ, उसके साथ में हम थोड़ा सा 2 मिनट महाराष्ट्र के ऊपर भी बात कर लें।
महाराष्ट्र के ऊपर बात करने से पहले सर आपको एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल ये था कि आने वाले ईयर में कॉर्पोरेशन के भिवंडी के इलेक्शंस भी होने वाले हैं, 4 से 6 महीने में देखने मिलेंगे। तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे? डेफिनेटली मेरा काम ही है एनालिस्ट का, चाहे कहीं के भी इलेक्शन हो यहाँ पे, तो उसमें भी होगा। और मैं बहुत भिवंडी कर हूँ, तो वो तो मेरा एक पर्सनल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ओके सर, ठीक है, एक्सपेक्ट करेंगे आपको देखने के लिए। बताइए अब ओवरऑल महाराष्ट्र की क्या हालत है बिटवीन दिस महाविकास आघाड़ी, महायुति एंड अदर कैंडिडेट? जो सिनारियो महाविकास आघाड़ी का लोकसभा में दिखा था वो दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ कंफर्टेबली ये माने महायुति सरकार बनाती हुई दिख रही है यहाँ पे, मतलब बीजेपी शिंदे गठ और एनसीपी अजीत पवार की वो सरकार बनाती हुई दिख रही है यहाँ पे। और जो आगे लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे आया था, और वो टाइम पे इलेक्शन को लेकर जो विधानसभा प्रेडिक्ट किया था कि बीजेपी प्लस अलायंस 70-80 भी नहीं पहुंच पाएगी, ऐसा नहीं है। अगर मैं कंफर्टेबल फिगर बताऊं तो 153 का एक बेस फिगर पकड़ते, टोटल 288 है ना? 288 है, तो 153 का एक बेस फिगर पकड़ सकते हैं, जिसमें 15 नीचे और 15 ऊपर फॉर महायुति। अब महायुति जाती है, यानी कि कम से कम वो 138 तक भी जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा वो 168 तक जा सकती है। इसके अंदर देखो, हम सबसे पहले जो आपने पूछा साइकोलॉजी क्या होती है, तो हम लोग सबसे पहले वोट परसेंटेज काउंट करते हैं, तो 47% इसका वोट शेयर रहेगा यहाँ पे ओवरऑल महाराष्ट्र में 47 रहेगा। उसमें एरर ऑफ प्लस माइनस 2% आप जोड़ सकते हो। इसके अंदर बीजेपी को 88 से लेके 101 सीट उसके बीच में मिल सकती है। शिंदे सेना, जो लोग बोल रहे थे कि ये लोकसभा के बाद खत्म हो जाएंगी या 6 महीने के सीएम है, ऐसा करके उनको एलिगेशन लगाते थे। काफी अच्छे इलेक्शन लड़े, 45 से लेकर 54 सीटों के बीच में उनका फिगर आ सकता है। और एनसीपी जो है अजीत पवार गठ की, वो 20 से 25 सीट तक ले रही है। अगर इनका वोट शेयर की अगर बात करूं तो बीजेपी पार्टी का इंडिविजुअल वोट शेयर 27% के आसपास का, जो लास्ट टाइम का मेंटेन किया। शिंदे सेना का 13% के आसपास का उनका वोट शेयर, और एनसीपी अजीत पवार का 7% के आसपास में, यानी ओवरऑल 47% वोट शेयर है। और एक बेस फिगर है 153 के आसपास ये पहुंच रही है, प्लस माइनस 15, यानी 138 से लेके 168 के रेंज में ये आ सकती है। मतलब हमको फिर से महायुति की मेजोरिटी देखने को मिलेगी। और इसका मेन रीजन लाडली बहन है। लाडली बहन का इम्पैक्ट काफी गिरा है यहाँ पर, ये कैंपेन से बहुत हेल्प, बहुत जबरदस्त हुआ। गेम जो मध्य प्रदेश में गेम चेंजर थी, आज यहाँ पे भी गेम चेंजर साबित होगी। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया है। और महाविकास की बात करें तो कांग्रेस जो सबसे ज्यादा सीटें लेके आई थी इसके अंदर लोकसभा के अंदर, वो यहाँ पे 30 से 42 सीट के अंदर दिख रही है यहाँ पे। और इंडिविजुअल वोट शेयर उनका 13% है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गठ का ये नियर अबाउट 28 से 35 के बीच में दिख रहा है, और वोट शेयर उनका 12 के आसपास है। यानी कि वोट शेयर शिंदे सेना का और उद्धव सेना का सेम ही है, बट सीटों के अंदर जो कन्वर्शन हुआ है वो शिंदे सेना का ज्यादा हुआ है। और एनसीपी की अगर बात करो तो 30 से 33 के बीच में ये सीट ले सकते हैं, और 12% का उनका वोट शेयर है। तो बेस फिगर अगर मैं महाविकास आघाड़ी का पकड़ूंगा तो यहाँ पर उनका नियर अबाउट 88 का फिगर आता है। ज्यादा से ज्यादा ये 103 सीट तक जा सकते हैं, और कम से कम ये 73 तक जा सकते हैं। तो इसलिए बेस फिगर 88 का है। और उनका वोट शेयर है वो 38% के आसपास का वोट शेयर है, प्लस माइनस 2। इसी के इर्द गिर्द ये रिजल्ट रहेगा। हमने बात की थी ईस्ट के वोट शेयर के बारे में, यहाँ पे भी जो वोट शेयर रहेगा ना वो 30%, 33% और 32% इसी के आसपास का रहेगा, रिवॉल्व करेगा इसके, यही आसपास का रहेगा। और यही 2% के ऊपर के नीचे आपको देखने मिलेगी करके। ठीक है सर, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस नेसेसरी इंफॉर्मेशन। मैं एक बात करूंगा कि ये आपको मैंने तो दे दिया, हो सकता है एग्जिट पोल जो रहता है वो एकदम सटीक भी नहीं होते, एग्जिट पोल नहीं होते, तो ये एक साइंस है, एक साइंस के हिसाब से लीजिए। इट इज फॉर एजुकेशन से करके इसके लिए इसमें आपको अप्रिशिएट ये करना चाहिए कि लाखों वोटर्स को एक हजारों वोटर्स के रूप में जो जज करते, इसके हिसाब से आपको ये पता चल गया कि 1 to 1 फाइट किसके बीच में, वोट परसेंटेज कितने करके उसके हिसाब से ले। और अगर एग्जिट पोल फेल भी होते हैं तो फेल होने के जो रीजंस होते हैं वो एक ही रहेगा कि जब हम वहां पे लेने जाते ओपिनियन लेने, टीवी बोल के साइकिल चला दिया, कमल बोल के टीवी चला दिया, तो ही हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, नहीं हो सकता।
थैंक यू सो मच सर लाइफ इन भिवंडी पे आने के लिए। ये पॉडकास्ट सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आपने बड़ा अच्छा अपना एग्जिट पोल का ओपिनियन दे दिया। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए और ये इन्फॉर्मेशन हमारे को और हमारे व्यूअर्स को प्रोवाइड करने के लिए। ये एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ ख़त्म होता है हमारा विधानसभा का पॉलिटिकल पॉडकास्ट का सीरीज़। हम फिर मिलेंगे आपको नए पॉडकास्ट के साथ। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।